दोस्तों, हाजिर हूँ एक जबरदस्त सी चाइनीज मूवी के साथ। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द मूवी एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं जिया को, जो कि इस वक्त वैंग के साथ ब्यूरो ऑफिस में मौजूद थी और वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करने वाले थे। उनको मैरिज सर्टिफिकेट दिया जाता, इससे पहले ही वहाँ पर मौजूद लेडी ऑफिसर उसे कहने लगी कि अगर कोई तुम्हें फोर्स कर रहा है इस शादी के लिए तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं अभी तुम्हारी हेल्प के लिए पुलिस बुलवाती हूँ। और ये बात सुनते ही वैंग हंसने लगा। फ्लैशबैक के थ्रू जिया को याद आता है कि एक रात उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी और उसकी वजह कुछ और नहीं बल्कि उसके बॉयफ्रेंड की तरफ से मिलने वाला धोखा था। तभी वो अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि हमें किसी भी मर्द पर भरोसा नहीं करना चाहिए, कोई भी मर्द वफादार नहीं होता, कोई भी आपको धोखा देकर जा सकता है। ये तो हम लड़कियां हैं जो हमने इनके लिए अपने आप को संभाल के और बचा कर रखा हुआ है, मुझे लगता है कि हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही वो अपनी फ्रेंड से कहने लगी कि किसी अच्छे से लड़के को मेरे रूम में भेजो। ड्रंक होने की वजह से वो बिल्कुल भी अपने होश में नहीं थी। इतने में दरवाजा नॉक होता है तो वो दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ती है। तभी वहाँ पर वैंग मौजूद था, जिसको देखते ही वो कहने लगी कि तुम वो मॉडल हो ना जिसको क्लब की तरफ से भेजा गया है, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल मेरे बॉस की तरह है। इसके साथ ही वो दोनों एक दूसरे के करीब होते गए और उन दोनों के दरमियान एक खूबसूरत रात गुजरने लगी। अगली सुबह उसकी आंख खुली तो वो मिस्टर वैंग के सामने मौजूद थी और वो अच्छे से जानती थी कि कल रात उसने क्या किया और वो उसको क्या समझ बैठी थी। तभी वो सॉरी बोलते हुए कहने लगी कि इसी कॉम्पनसेशन के लिए आप जो चाहते हैं मैं करने के लिए तैयार हूँ। तभी वैंग कहता है कि मुझे शादी करनी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम 1 साल के लिए मेरी वाइफ बन जाओ। बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वाइफ की ड्यूटीज पूरी तरह से निभाओ। ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलते ही जिया उस ऑफिसर से कहने लगी कि एक्चुअली हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसलिए मुझे इनसे शादी करनी पड़ी, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ देर में सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद वो दोनों बाहर आते हैं। तभी जिया वैंग से कहने लगी कि मेरे साथ शादी करने के लिए आपके पास यकीनन अपनी रीजंस होंगी, लेकिन मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, इसलिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। तभी वैंग उससे कहने लगा कि जिस तरह हमने डिसाइड किया था कल तुम मेरे घर शिफ्ट हो जाना। इस पर जिया कहती है कि आप कुछ ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं, जिस पर वो कहने लगा कि एक्चुअली कल रात मेरा फर्स्ट टाइम था और मैं बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन जिया उसको चुप करवाते हुए वहाँ से चली गई। जियाओ के जाने के बाद बैंक का असिस्टेंट उसके पास आकर उससे कहने लगा कि आप इस लड़की से पिछले 10 सालों से प्यार करते हैं तो आप उसको सीधे सीधे बता क्यों नहीं देते। जिस पर बैंक उसे कहता है कि देखो तुम अच्छे से जानते हो कि इसके पेरेंट्स की डेथ इसके बचपन में ही हो गई थी, इसने सारी जिंदगी ऑर्फनेज में गुजारी है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा से परेशान हो जाए। वो एक इमेच्योर सी लड़की है जो शायद मेरे इमोशंस को ना समझ पाती, इसलिए सीधे सीधे कन्फेस करना मुझे मुनासिब ना लगा। तभी असिस्टेंट कहता है कि आपका मूव बहुत जबरदस्त है। असिस्टेंट उसे बताने लगा कि मैंने इस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई थी और पता चला है कि ये लड़की जब से ऑर्फनेज से बाहर आई है ये अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रही है। ऑफिस में इसकी एक फ्रेंड भी है लियो, जो कि इसके साथ काफी क्लोज है। तभी वैंग कहने लगा कि लियो को बोलो कि इसका खास ख्याल रखे, ध्यान से ऑब्जर्व करो, अगर लियो उसका ख्याल रखती है तो फिर उसको मजीद बोनस मिलना चाहिए और उसकी प्रमोशन भी करवा दो। तभी असिस्टेंट कहने लगा कि बिल्कुल ऐसा हो जाएगा और इसके साथ ही वैंग अपना मैरिज सर्टिफिकेट निकालकर उससे पिक्चर लेकर स्टेटस पर लगाने लगा। सीन शिफ्ट होता है तो हम जिया को देखते हैं, जो कि इस वक्त लियो के साथ अपने ऑफिस में मौजूद थी और ऑफिस में मौजूद सभी लड़कियां बुरी तरह से रो रही थी। एक्चुअली उन सब ने मिस्टर वैंग का लगाया हुआ स्टेटस देख लिया था और उन्हें पता चल गया था कि बिलाखिर उनके बॉस ने शादी कर ली है। लेकिन यही न्यूज जब लियो ने जिया को दी तो उसको बिल्कुल भी अच्छा न लगा। तभी वो सोचने लगी कि हमारी मैरिज तो एक सीक्रेट थी, तो इस तरह चिल्ला चिल्ला कर सब लोगों को बताने का क्या मकसद हुआ। लियो जिया से पूछने लगी कि इसके बारे में तुम कैसा रिएक्ट करना चाहोगी, जिस पर वो कहती है कि एक्चुअली मुझे इन सारी चीजों में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं। तभी लियो कहने लगी कि ऑफ कोर्स तुम्हें इंटरेस्ट क्यों होना है, वो तुमने जो शादी कर ली है। लेकिन ये सुनते ही जिया उसके मुंह पर हाथ रख देती है। तभी लियो कहने लगी कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी शादी मिस्टर वैंग से हो चुकी हो, और यही बात थी जो उनके कोलीग्स को बिल्कुल अच्छी ना लगी। तभी वो सब कहने लगी कि तुम अच्छे से जानती हो कि मिस्टर वैंग का स्टेटस कितना ऊंचा है, इस जैसी लड़की को तो वो मुंह लगाना भी पसंद ना करे। लियो कहने लगी कि भला ऐसा भी क्या हो गया है, मेरी फ्रेंड में किसी चीज की कमी नहीं। तभी वो सब कहने लगी कि देखो जरा, एक पूल में रहने वाला छोटा सा मेंढक भी बड़े बड़े सांपों को खाने का सपना देखने लगा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसकी कोलीग्स कहने लगी कि हम सब अच्छे से जानते हैं कि मिस्टर वैंग बचपन से ही माए को पसंद करते हैं। इनफैक्ट मैंने तो सुना है कि उन दोनों की शादी भी हो चुकी है। आजकल माए अब्रॉड है, शायद तभी किसी और लड़की ने चांस मार लिया हो, लेकिन हम सब जानते हैं कि ये सब टेम्परेरी है। माए के अलावा वैंग की जिंदगी में कोई भी जगह नहीं बना सकता। उनकी इस बात ने जिया को काफी अटेंटिव कर दिया, लेकिन फिर वो सोचने लगी कि भला मुझे क्या, मैं तो सिर्फ 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर हूँ। लेकिन लियो के मुंह से निकलने वाली बात उनके कोलीग्स को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। तभी वो बार बार एक ही बात कही जा रही थी कि एक छोटी सी लड़की को इतने बड़े बॉस के बारे में इतना अच्छा सपना देखने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन लियो भी कहाँ इतनी आसानी से पीछे हटने वाली थी। तभी कहने लगी कि तुम सब जेलस फील कर रहे हो, तुम लोगों से मेरी
मेरी फ्रेंड की एलिगेंस और ग्रेस बर्दाश्त ही नहीं होती। इसी बात को लेकर उन सब की अच्छी खासी लड़ाई हो गई। तभी एक कुली कहने लगी कि देखो मिस्टर वैंग आ गए हैं, अपनी अपनी जगह पर आराम से बैठ जाओ। मिस्टर वैंग के आने पर वो सब ऐसे वेलकम कर रही थी जैसे कोई सुपर मॉडल आ गया हो, लेकिन मिस्टर वैंग उन सबको इग्नोर करते हुए अपने ऑफिस की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन जाते हुए वो जिया के हाथ के साथ अपना हाथ टच करना बिल्कुल भी नहीं भूला। अपने ऑफिस में इंटर होने से पहले वो सोचने लगा कि जिया से पहले मैंने हमारी मैरिज को रिवील कर दिया है। इस बात को लेकर शायद वो गुस्से में हो या फिर शायद वो अब तक रो भी चुकी हो। लेकिन इंटर होते ही उसकी नजर अपने ऑफिस में मौजूद माई पर पड़ती है, जिसको देखते ही वो काफी चौंक चुका था। तभी वो कहने लगी कि देखो हम कितने टाइम से नहीं मिले, लेकिन तुमने मुझे बिल्कुल भी याद नहीं किया। उसके शौक से निकलने में वैंग को कुछ टाइम लगना था। तभी उससे पूछने लगा कि तुम इतनी अचानक वापस कैसे आ गई, जिसके जवाब में वो कहती है कि तुम्हारी याद मुझे खींच लाई। वैंग काफी गुस्से से अपने पिए को देखता है, जिस पर वो कहने लगा कि मेरी तरफ ऐसे देखने की कोई जरूरत नहीं, ये आपके ग्रैंडमा के कहने पर वापस आई है। एक्चुअली वो आप पे नजर रखवाना चाहती थी। माई उसके पास आकर उससे कहने लगी ऐसा लगता है जैसे मुझे देखकर तुम्हें बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई, बट एनीवेज मैं तुम्हें ये फाइल दिखाना चाहती थी। एक्चुअली ये फू फैमिली की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन फाइल है, जिस पर वैंग कहने लगा कि मुझे इसे देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि अगर कंपनी में रहना है तो तुम्हें प्रोफेशनल रहना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि तुम्हें तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो भी करना होगा। फ्लैशबैक के थ्रू माई को याद आता है कि उसके बंदे ने उसको क्या रिपोर्ट दी थी। एक्चुअली उसने माई को बताया था कि आपके कहने पर पिछले कई सालों से हमने वैंग पर नजर रखी हुई थी। अब तक तो वो सिंगल थे, कभी किसी के साथ अफेयर रहा और ना ही कभी किसी के साथ रिलेशनशिप में आए, लेकिन पिछले 1 साल से हम नोटिस कर रहे हैं कि वो एक लड़की को काफी अटेंशन देने लगे हैं। वो लड़की शायद उनकी सेक्रेटरी भी हो या फिर शायद ना हो, लेकिन उस लड़की का नाम चियोजिया है। वापस आते हैं प्रेजेंट की तरफ, जहाँ पर माई अब ऑफिस एम्प्लॉयज की लिस्ट में उसका नाम ढूंढ रही थी और उसका नाम मिलते ही वो कहने लगी मैम चियोजिया रेडी हो जाओ, मैं पहुँच चुकी हूँ। मूवी के नेक्स्ट सीन में हम लियो को देखते हैं, जो कि इस वक्त जिया के साथ मौजूद थी। तभी उसको उसकी सैलरी का मैसेज आता है, जिसको देखते ही वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई और कहने लगी कि मिस्टर वैंग कितने अच्छे हैं, क्या तुम जानती हो इस बार मेरी सैलरी में 10% इंक्रीमेंट लगा है, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। तभी वो जिया से कहने लगी कि मुझे अपना फोन दिखाओ, मुझे देखना है कि तुम्हारी सैलरी में कितना इंक्रीमेंट लगा। लेकिन चेक करने पर जिया को पता चलता है कि इंक्रीमेंट लगना तो दूर की बात, उसकी तो आधी से ज्यादा सैलरी ही काटी जा चुकी है। इस पर लियो उससे कहने लगी मेरे साथ चलो, हमें माई के साथ जाकर इन सारी चीजों को डिस्कस करना होगा। तुम अच्छे से जानती हो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को वो हैंडल करती हैं। तो दोनों माई के पास आती है। तभी लियो उससे कहने लगी कि आपने मेरी फ्रेंड की बहुत ज्यादा सैलरी काट ली है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, जबकि वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। इसके जवाब में माई उसे कहती है कि अगर मैंने कोई काम किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा और मेरे पास अपने रीजंस होंगे, मैं तुम लोगों को कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं देने वाली। इसके जवाब में लियो उसे कहने लगी तुम शायद भूल रही हो, इस कंपनी को ज्वाइन किए हुए तुम्हें अभी 2 दिन भी नहीं हुए, हम पुराने एम्प्लॉय से तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। लियो का लहजा काफी तेज था। तभी मैं उसके मुंह पे थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि कोई भी बात कहने से पहले अपनी औकात याद रखना, क्या तुम फायर होना चाहती हो। और इसके बाद जो हुआ उसकी माई को तो क्या खुद लियो को भी बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। जिया आगे बढ़ते हुए उसके मुंह पे थप्पड़ मारकर कहने लगी तुम्हें क्या लगता है कि तुमने हमें खरीद कर रखा हुआ है, हम यहाँ अपनी सैलरी की बात करने आए हैं, वो सैलरी जिसके लिए हम पूरे महीने मेहनत करते हैं। मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की और न ही किसी किस्म की कोई गलती की है, तुमने मेरी सैलरी क्यों काटी। और इसके जवाब में मायू से कहती है कि ये थप्पड़ मारकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, यूँ जानो जैसे तुमने अपने करियर को दाव पर लगा दिया हो। तुम्हें कैलकुलेशंस का बहुत शौक है ना, मैं अभी कर देती हूँ तुम्हारा ये शौक पूरा। तुम्हारी बेसिक सैलरी 4500 युवान है और 3000 तुम्हारा कमीशन है, लेकिन तुमने एक हफ्ते छुट्टी की, इस वजह से मुझे तुम्हारी सैलरी काटना पड़ी। जिया उसे कहने लगी कि देखो मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की, एक हफ्ते के लिए मैं नॉर्थ में थी और वो भी ऑफिस का प्रोजेक्ट था, सभी लोग ये जानते हैं, तुम उसके लिए मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। उन दिनों इस प्रोजेक्ट को लेकर हमारे वीचैट के ऑफिस ग्रुप में जितनी भी कॉन्वर्सेशन हुई मैं उस सबका हिस्सा थी, ये तुम देख सकती हो, लेकिन उसकी बात का माय पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। और वो कहने लगी कि तुमने 2 दिन हाफ लीव भी ली थी, मैंने उसकी भी डिडक्शन की है। तभी जिया कहने लगी कि इसकी हमें परमिशन है, जिस पर वो कहने लगी कि अब परमिशन नहीं है। जिया उसे कहने लगी जो कुछ तुमने किया है ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है, तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि तुम किसके साथ पंगा ले रही हो। वो वहाँ से जाने लगी तभी मैं उसे कहती है कि तुम बेवकूफ लड़की हो। जिया वहाँ से जाने लगी तभी मैं उसके कान में कहती है तुम्हें इस बात का आइडिया होना चाहिए कि मैं फू फैमिली में वैंग के साथ पली बड़ी हूँ। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं जो कि अपने लगेज के साथ वैंग के घर के बाहर मौजूद थी। वो अंदर जाने लगी तभी उसको माई की बातें याद आती हैं। तभी वो सोचने लगी कि एक तो मैंने इसके साथ नाइट स्पेंड करके बेवकूफी कर दी और ऊपर से ये मुझे ही यूज कर रहा है, मुझे क्या
क्या जरूरत थी भला ऐसे इंसान के साथ शादी करने की। मैं वाकई एक बहुत बेवकूफ लड़की हूँ जो मुंह उठाकर यहाँ तक आ गई। मैं अंदर बिल्कुल भी नहीं जाने वाली। वो वापस मुड़ती है तभी वहाँ पर वैंग आ चुका था जो उसे रोकता है। उसके करीब आते ही वैंग उसे अपना कोट देकर कहने लगा कि इतने छोटे कपड़े पहनने की क्या जरूरत थी, मौसम कितना ठंडा हो रहा है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। जिया उसे बताती है कि परेशानी की वजह से मैं कल सारी रात नहीं सो सकी, तुम्हें क्या जरूरत थी मुझसे शादी करने की। अगर दिल में किसी और को बसाया हुआ है तो शादी और कॉन्ट्रैक्ट भी उसी के साथ कर लेते, बल्कि ऐसा करो इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम नल समझो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ ही नहीं। इस पर वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम इस शादी को नहीं मानती तो सही है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे पेनल्टी के तौर पर 100 यूनिट्स देने होंगे। जिया पूछने लगी कि ये तुम क्या बातें कर रहे हो, जिस पर वो उसे फोन में कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहने लगा कि शायद तुमने कॉन्ट्रैक्ट ठीक से रीड नहीं किया था। और अब तो उसको सचमुच गुस्सा आने लगा था। तभी वो कहने लगी मेरे पास घर का रेंट देने के पैसे नहीं, घर में राशन नहीं मौजूद, और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें 100 यूनिट दूंगी। पीछे हटो, मुझे अंदर जाने दो। वो जाने लगी तभी वो उसे कहता है कि बैग मुझे दे दो, जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ। जिया के अंदर जाते ही वैंग अपने असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि आज जिया के साथ ऑफिस में कुछ न कुछ जरूर हुआ है, तुम इन्वेस्टिगेशन करवाओ कि ऐसा क्या हुआ है जो उसका मूड इतना खराब है। इसके साथ ही वो अपने असिस्टेंट से कहने लगा मेरी तरफ से स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं, किसी भी एम्प्लॉय को बिना सॉलिड रीजन के हाफ लीव नहीं मिलनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में सुबह होने पर जिया बाहर आती है तो वो देखती है कि वैंग पहले ही नाश्ता सर्व कर चुका है, और ये देखते ही उसको काफी एम्बेरसमेंट फील हुई। तभी वैंग उसको नाश्ते के लिए बुलाते हुए उसे चेयर पर बैठने के लिए कहता है, जिस पर वो कहने लगी कि मुझे नाश्ता बनाना चाहिए था, आई एम रियली सॉरी, आपको जहमत करना पड़ी। वैंग उसे कहता है कि तुम्हारे हस्बैंड होने के नाते मुझे तुम्हारे लिए नाश्ता बनाना चाहिए था। मुझे लगता है कि चाइना के सभी मर्द अपनी वाइफ के लिए नाश्ता बनाते हैं। ये बात हजम करना जिया के लिए थोड़ा मुश्किल था। तभी वो अटेंशन डाइवर्ट करने लगी, लेकिन जल्द से उसकी नजर फ्रिज के ऊपर पड़ी हुई अपनी पिक्चर पर पड़ती है। तभी वो कहने लगी ये क्या, आपने मेरी पिक्चर क्यों लगा रखी है, यहाँ पर आपकी पिक्चर कितनी अच्छी लग रही थी। जिस पर वो कहता है कि एक्चुअली मैं सब लोगों को जेलस फील करवाना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं तो चाहता हूँ मैं ऐसा हस्बैंड बनूं जिसको देखते ही सारा चाइना रश करे। लेकिन जिया उसको टोकते हुए कहने लगी कि हमारी शादी तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, फिर आप इसके लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं। और वो जानती थी कि वैंग के पास उसकी बात का जवाब नहीं है। अगले सीन में जिया ऑफिस आती है तो वो देखती है कि उसके सभी कोलीग्स काफी परेशान हैं। तभी वो लियो से पूछने लगी कि क्या हुआ, सब लोग इतने अपसेट क्यों हैं। जिस पर लियो उसको कंपनी की तरफ से पास होने वाली न्यू ऑर्डर्स के बारे में बताती है, जिसके अकॉर्डिंग जो भी हाफ लीव लेकर जाना चाहेगा उसकी सैलरी डिडक्ट की जाएगी। लियो मजीद बताती है कि सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि सबको लगता है कि इस सब के पीछे माए का हाथ है, और यही वजह है कि किसी ने उसकी कॉफी में कॉकरोच डाल दिया था। यहाँ तक कि किसी एम्प्लॉय ने उसके ड्रॉर में चूहा तक छोड़ दिया था, और उसकी वजह से वो काफी गुस्से में थी। इतने में माए अपने ऑफिस से बाहर आते हुए कहने लगी अब जबकि यहाँ के एम्प्लॉयज इतने हद तक जा सकते हैं तो मैं किसी के साथ भी खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहूंगी। मूवी के अगले सीन में हम वैंग को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने ऑफिस में मौजूद था, जबकि असिस्टेंट उसको अपडेट्स देते हुए कह रहा था सभी एम्प्लॉयज को लगता है कि न्यू ऑर्डर्स आपने माए की वजह से दिए हैं, और शायद यही वजह है कि माए को लेकर सभी एम्प्लॉयज काफी गुस्सा है। जिस पर वैंग कहता है कि ये सब कुछ मैंने जानबूझ के किया है, सभी लोग माए के असली रंग देख ले यही अच्छा होगा। इसके साथ ही वो उससे जिया के बारे में पूछने लगा, जिस पर असिस्टेंट कहता है कि वो फॉर्मली अपना काम कर रही है। वैंग उससे कुछ टिप्स मांगता है, जिस पर वो काफी क्यूट मूव्स करते हुए कहने लगा कि आपको उसका दिल एक बच्चे की तरह जीतना है, आप इग्नोरेंट बिल्कुल भी नहीं बन सकते, आपको चाहिए कि आप उसके लिए कुछ स्पेशल करें। इसके साथ ही वैंग असिस्टेंट को 2 फाइल्स देते हुए कहने लगा कि एक फाइल तुमने ऑफिस में देनी है जबकि दूसरी फाइल तुमने जिया को देनी है। एक्चुअली उस फाइल में उसने एक नोटिस लगाया हुआ था जिस पर उसने लिखा था कि आज रात 8 बजे मुझसे जरूर मिलना। फाइल लेकर असिस्टेंट वहाँ से जा रहा था तभी उसकी टक्कर माए से होती है, जो उसको डांटते हुए कहने लगी कि क्या तुम्हारी आंखें काम नहीं करती। माए जाने लगी तभी असिस्टेंट उसको फाइल देता है, लेकिन एक्चुअली वो गलती से दूसरी फाइल दे चुका था। तभी माए को लगने लगा जैसे वैंग ने आज रात उसको इनवाइट किया हो। उसकी तो जैसे खुशी का कोई ठिकाना ही ना रहा। नेक्स्ट सीन में माए लियो और जिया के पास आते हुए उन्हें काफी सारा काम देकर कहने लगी कि मुझे कुछ घंटों में ये सारा काम रेडी चाहिए, जिस पर वो कहने लगी कि ये काम हमारा नहीं बल्कि स्टोर मैनेजमेंट का है। इनफैक्ट ये काम तुम्हारा भी नहीं, तुम्हारा काम फाइनेंस डिपार्टमेंट को हैंडल करना है, लेकिन पता नहीं तुम्हारी आदत क्यों है हर एक के काम में अपनी टांग अड़ाने की। माए उनसे कहने लगी मैंने तुम लोगों के लिए वही काम चूज किया जिसके काबिल तुम लोग मुझे नजर आती हो। और ये सुनते ही लियो उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगी, जिस पर जिया कहती है कि ठीक है मैं ये करने के लिए रेडी हूँ। उनसे फारिग होते ही माए बाकी कोलीग्स की तरफ बढ़ते हुए कहने लगी कि आज तुम लोगों को मेरे साथ थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ेगा। एक्चुअली आज मुझे वैंग ने अपने घर पर एक सरप्राइज के लिए इनवाइट किया है। एक्चुअली वो मेरा मन जीतना चाहता है, लेकिन थोड़ी बहुत कोशिश मैंने भी की है, जिसको सर तक पहुंचाने के लिए तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा। तभी उसके कोलीग्स कहने लगे कि ठीक है हम तुम्हारे साथ ओवर टाइम देने के लिए रेडी हैं। अगले सीन में हम वैंग को देखते हैं जो सरप्राइज तैयार करने के बाद अब जिया का वेट कर रहा था। उसकी हरकतें काफी चाइल्डिश थी। तभी वो कह रहा था किसी ने सच ही कहा है कि अगर आप अपनी वाइफ का दिल जीतना चाहते हैं तो उसे
उसे सरप्राइज देते रहे और उसको स्पेशल फील करवाते रहे, और आज मैं जिया के साथ यही करने वाला हूँ। जबकि दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि वैंक के सरप्राइज के लिए काफी एक्साइटेड थी। वो घर में इंटर होने ही वाली थी कि वहाँ पर माया के साथ न सिर्फ लियो बल्कि बाकी सारे कोलीग्स भी आ जाते हैं। जिया को वहाँ देखते ही माया उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और इस पर उसकी बाकी कोलीग्स कहने लगी यकीनन ये तुम्हारा सरप्राइज खराब करने के लिए आई होगी। उन सबको वहाँ देखकर वो काफी कंफ्यूज हो चुकी थी और सोचने लगी कि मैंने तो सिर्फ लियो को इनवाइट किया था, क्या जरूरत थी इसको सबको उठाकर यहाँ लाने की। लेकिन वो सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए माया से कहने लगी कि एक्चुअली मैं भी तो तुम्हारी कोलीग हूँ ना, मैंने सोचा क्यों ना बाकी सब की तरह मैं भी इस शो को एंजॉय करूँ, मैं तुम्हारी खुशी का हिस्सा बनना चाहती थी। उसकी कोलीग्स उसे काफी बातें सुनाती है कि वैसे तो हर टाइम लड़ती रहती हो, लेकिन इस तरह के मौके पर तुम्हें अपनी सारी लड़ाइयाँ भूल जाती हैं। लेकिन माया कहने लगी कि कोई बात नहीं, मैं इसको वेलकम करना चाहूंगी, इसकी या किसी की वजह से भी मैं अपना मूड और अपनी खुशी खराब नहीं करना चाहती। वो सब अंदर जाने लगी, तभी वो लियो से कहने लगी कि तुम्हें इन सबको अपने साथ लाने से पहले मुझे बताना चाहिए था। इस पर लियो से कहती है कि मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन एक्चुअली मुझे मौका ही ना मिल सका। जबकि दूसरी तरफ वो जल्दी से वैंक को मैसेज करके कहती है कि तुमने जो कुछ भी किया है उसको साफ कर दो, सरप्राइज रिमूव कर दो। यहाँ न सिर्फ माया बल्कि हमारे सभी कोलीग्स आ चुके हैं। मैं नहीं चाहती कि हमारे रिश्ते के बारे में किसी को भी पता चले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैंक का फोन उसके पास नहीं था और तभी वो कोई भी मैसेज रिसीव ना कर सका। वो सब अंदर जाने के लिए वेट कर रहे थे, तभी जिया का चेहरा स्कैन होने की वजह से दरवाजा खुल जाता है, जिस पर न सिर्फ वो बल्कि बाकी सभी काफी हैरान रह चुके थे। लेकिन टॉपिक चेंज करने के लिए वो कहने लगी यकीनन इसमें काफी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज किया होगा और मैं अच्छे से जानती हूँ कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत भी लगी होगी, लेकिन देखो मिस्टर वैंक की अपने घर के लिए मेहनत कितनी साफ नजर आ रही है। तभी सब कहने लगे कि वाकई ये एक ऐसी चीज है जिसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अंदर आते ही उनकी नजर वैंक के तैयार किए हुए सरप्राइज पर पड़ती है तो वो लोग लिटरली सरप्राइज हो चुकी थी और वो सब उन चीजों को बहुत अप्रिशिएट कर रही थी कि देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन करवाई है उन्होंने। सिर्फ माया ही नहीं बल्कि उसके एम्प्लॉयज भी कह रहे थे कि हमारे प्रेसिडेंट की सिर्फ चॉइस नहीं बल्कि उनका टेस्ट भी बहुत जबरदस्त है, देखो उन्होंने पूरे घर को कितने अच्छे से डेकोरेट करवाया है। जबकि दूसरी तरफ वैंक जिया के मैसेजेस रिसीव होने पर उन सबसे छुप रहा था। अब उनको पता चल गया था कि वहाँ पर न सिर्फ माया बल्कि उसका पूरा स्टाफ भी मौजूद है। वापस आते हैं माया की तरफ जो कि अपने फ्रेंड्स के साथ खुशगपियों में मसरूफ थी, तभी उसकी नजर जिया पर जाती है। वो जिया के पास आकर कहने लगी कि तुमने क्या चीज चोरी की है, जिस पर वो कहने लगी मैंने कुछ भी नहीं चुराया। लेकिन माया अपनी बात से पीछे हटने वाली नहीं थी, उससे कहने लगी मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से देखा है कि तुमने अपने हाथों में कोई चीज उठाकर अपने बैग में छुपाई है, मुझे जल्दी से बताओ कि तुमने क्या चीज चोरी की है। जिया की कोलीग्स उससे कहने लगी तुम एक बहुत ही लालची लड़की हो, तुम अच्छे से जानती हो कि हमारे प्रेसिडेंट के घर में हर चीज प्राइसलेस है, तुमने भी सोच लिया होगा क्यों ना एक ही दिन में अमीर हो जाऊं। जिस पर माया उससे कहती है कि मैं अभी तुम्हारी तलाशी लेकर तुम्हें बताती हूँ कि तुमने क्या चुराया है, तुम्हें यहाँ से मैं कुछ भी नहीं लेकर जाने दूंगी, जल्दी से मुझे अपना बैग दो, मुझे इसकी तलाशी लेनी है। एक्चुअली जिया ने टेबल पर मौजूद अपनी पिक्चर छुपाई थी, वो नहीं चाहती थी कि माया या उसका स्टाफ उसकी पिक्चर देख ले, लेकिन फॉर्चुनेटली उसने अपनी पिक्चर लियो को दी थी। तलाशी लेने के बाद माया उसका बैग उसको वापस देते हुए उससे कहने लगी कि हाँ इसमें कोई भी चीज मौजूद नहीं है, मुझे लगता है जैसे मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। माया जिया से कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, मैं जानती थी कि तुमने कुछ भी नहीं चुराया, तुम प्लीज माइंड मत करना। और ये सुनते ही जिया उसको एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे साथ मजाक कर रही हूँ, तुम भी प्लीज माइंड मत करना। और ये देखते ही माया को बहुत गुस्सा आने लगा, तभी वो पैर पटकते हुए उससे कहने लगी तुम्हें देख लूंगी। माया के जाने के बाद लियो एक दफा फिर जिया की पिक्चर को देखकर कहने लगी तुम्हारी पिक्चर यहाँ पर क्या कर रही है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम जरूर मुझे कुछ ना कुछ छुपा रही हो। जिसके जवाब में जिया कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं तुमसे छुपा रही हूँ, प्रोजेक्ट के लिए मुझे यहाँ कुछ दिनों के लिए स्टे करना पड़ा, बाकी सारी चीजें मैं ले गई थी लेकिन ये पिक्चर यहीं पर रह गई। तभी लियो उसके थप्पड़ को अप्रिशिएट करते हुए कहने लगी कि तुमने एक बहुत ही पावरफुल जेस्चर दिखाया है। तो दोनों इन्हीं बातों में मसरूफ थी, जबकि दूसरी तरफ माया सोच रही थी कि इस लड़की ने आज मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं इसको इस तरह जाने नहीं दे सकती। तभी वो उन दोनों को कहने लगी कि हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ, क्या तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा कि हमें भूख लगी है। तभी लियो उससे कहने लगी कि मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, ना तो मैं तुम्हें पर्सनली सर्व करने के लिए यहाँ आई हूँ और ना ही इस वक्त मैं ड्यूटी पर हूँ, तो मैं तुम्हारा कोई भी ऑर्डर नहीं मानने वाली। जिस पर माया को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगी ऐसा लगता है जैसे तुम अपनी जॉब से जान छुड़वाना चाहती हो। ये सुनते ही लियो उसको मारने के लिए आगे बढ़ने लगी तो जिया कहती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ला देती हूँ। किचन में जाने पर जिया देखती है कि वैंग तो पहले से ही वहाँ पर मौजूद है। तभी उसकी चीख निकलने लगी, लेकिन वैंग उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसकी चीख को रोकता है।
वैंग को इस गेटअप में देखकर उसको बहुत हंसी आ रही थी, जबकि खुद वैंग काफी गुस्से में था और उसे कहने लगा कि तुमने मेरा सारा सरप्राइज खराब कर दिया, अब मुझे यहाँ से निकलने का कोई रास्ता बताओ। बाहर इतने सारे लोग मौजूद हैं, मैं बाहर भी नहीं जा सकता इस गेटअप में। जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, इतने अच्छे तो लग रहे हो, बाहर आ जाओ, सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। जिया को अपना मजाक उड़ाता देखकर वैंग उसे अपने करीब करते हुए उससे कहने लगा कि क्या तुम आग के साथ खेलने की कोशिश कर रही हो, तो ठीक है, मैं भी एक्साइटेड हूँ। तभी जिया संभलते हुए कहने लगी कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम सोचो कि यहाँ से बाहर कैसे जाना है। जबकि दूसरी तरफ माया इस सोच में गुम थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वैंग ने जिया से ही शादी कर ली हो, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, वो जिया जैसी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। लेकिन उसका शक भी बढ़ता जा रहा था। तभी वो किसी को मैसेज करके कहने लगी कि इस लड़की की इन्वेस्टिगेशन करवाओ, पता करवाओ कि ये सिंगल है या मैरिड और उसके हस्बैंड कौन है। तभी माया का स्टाफ उससे कहने लगा कि ये लड़की कब से किचन में घुसी हुई है, कितना टाइम लग गया है इसको, पता नहीं अंदर क्या कर रही है, और देखो वैंग भी अभी तक नहीं आया। तुम ऐसा करो, तुम वैंग को कॉल करके पूछो कि वो कब आ रहा है। तभी माया वैंग को कॉल करने लगी, लेकिन फोन की आवाज किचन से आती है, जिस पर सभी काफी शॉक हो गए। माया किचन की तरफ बढ़ने लगी, तभी वो देखती है कि जिया फ्रूट्स लेकर बाहर आ रही है और उसके हाथ में वैंग का फोन भी मौजूद है। तभी माया उसे पूछने लगी कि ये फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वैंग के साथ जिया भी किचन में मौजूद थी। तभी वैंग के फोन पर कॉल आती है, जिस पर वो उससे कहने लगा कि प्लीज तुम बाहर जाओ, के साथ मेरा फोन भी बाहर लेकर जाओ, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ किचन में मौजूद हूँ। लेकिन जिया माया से कहती है कि एक्चुअली ये फोन किचन में पड़ा हुआ था, इस पर कॉल आई तो मुझे लगा कि मुझे बाहर लाकर आपको दिखाना चाहिए। लेकिन माया उसे कहती है कि नहीं, ये झूठ है, तुमने इस फोन को चोरी किया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने बैंक के नंबर पर कॉल कर दी तो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, वरना अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे क्या इरादे हैं। तभी लियो उससे कहने लगी कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, आखिर इतने सारे लोगों के सामने कौन चोरी करेगा। बात मजीद आगे बढ़ती तभी उन सबको कंपनी की तरफ से मैसेज रिसीव होता है, जिनमें उस सबको ओवर टाइम के लिए कहा गया था। तभी लियो कहने लगी मेरा ख्याल है कि तुम्हारा सरप्राइज खराब हो चुका है, हमें ऑफिस जाना चाहिए। सीन शिफ्ट होने पर जिया किचन में आती है तो वैंग उसके करीब आते हुए उसे किस करने लगा। तभी वो फील करता है कि जिया के पाँव में काफी दर्द है। उसने देखा तो जिया के पाँव पर चोट लगी हुई थी। जिया को लेकर वो रूम में आता है, तभी उसके पाँव पर दवाई लगाते हुए वो कहने लगा हो सकता है तुम्हें दर्द हो, लेकिन तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्या जरूरत थी सबकी बातें मानने की, जरूरी नहीं कि जो काम तुम्हें कहा जाए तुम वो लाजमन पूरा करो। तभी वो कहने लगी एक्चुअली मैं नहीं चाहती थी कि जो सरप्राइज तुमने माया के लिए प्रिपेयर किया है वो मेरी वजह से खराब हो। तभी वैंग कहने लगा ये तुम कैसी बातें कर रही हो, तुम्हें क्यों लगता है कि ये सरप्राइज मैंने माया के लिए प्रिपेयर किया था, एक्चुअली ये सारी चीजें मैंने तुम्हारे लिए अरेंज की थी। तभी जिया पूछने लगी कि क्या ये सरप्राइज मेरे लिए था, जिस पर वो कहने लगा कि हाँ ऐसा ही है। वैंग उससे कहने लगा कि अगर तुम्हारे पाँव में दर्द था तो उन्हें बता दी थी, क्या जरूरत है हर एक की बात मानने की। जिस पर वो कहने लगी मैं उस लड़की का दिल नहीं तोड़ना चाहती जो तुम्हारे दिल में रहती हो। वैंग जो उसके पाँव पर दवाई लगा रहा था उसको इस बात ने काफी चौंका दिया। वो तभी उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा कि मैं उसे नहीं बल्कि तुम्हें पसंद करता हूँ, आज से नहीं बल्कि हमेशा से मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता आ रहा हूँ। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा कन्फेशन उसने इतनी आसानी से कर लिया। लेकिन ये किया जब वो आंखें उठाकर ऊपर देखता है तो एक्चुअली जिया सो रही थी और तभी उसने डिसाइड कर लिया कि ये लड़की एक सीली लड़की है, मुझे उसको सारी चीजें एक्सप्लेन करना होगी और इसको पता चलना चाहिए कि मेरे दिल में इसका क्या मकाम है। नेक्स्ट सीन में वैंग अपने ऑफिस में मौजूद था, जिसके सामने उसका असिस्टेंट खड़ा उसे एक्सप्लेनेशन दे रहा था कि एक्चुअली कल सारी गलती मेरी ही थी, जो फाइल मुझे जिया को देनी चाहिए थी वो मैंने माया को दे दी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आपने इसको माइंड नहीं किया होगा। तभी वैंग कहने लगा कि कोई बात नहीं, इसमें माइंड करने वाली क्या बात है, अब मैं सिर्फ तुम्हारे 6 महीने का बोनस काटने वाला हूँ। अब तुम्हें रियलाइज होगा कि एक्चुअली तुमने काफी बड़ी गलती की है। इतने में माया अंदर आते हुए वैंग को एक्सप्लेनेशन देना चाहती थी कि कल रात वो कोई भी चीज अच्छे से मैनेज ना कर सकी, लेकिन इसमें उसकी गलती नहीं थी। अभी वो असिस्टेंट और वैंग के दरमियान होने वाली कॉन्वर्सेशन सुन लेती है, जिसमें असिस्टेंट कह रहा था कि ठीक है कि आपने वो सरप्राइज जिया के लिए अरेंज किया था, लेकिन देखे किसी को भी पता नहीं चला कि वो किसके लिए था, किसी को भी पता नहीं चला कि मैम जिया आपकी वाइफ है, आप क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा देने पर तुले हुए हैं, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे, क्या आप मेरी एक छोटी सी गलती भी माफ नहीं कर सकते। और इसके साथ ही जिया का शक यकीन में बदल चुका था। तभी वो मन ही मन में कहने लगी मैं पहले ही जान गई थी कि यकीनन इसकी शादी जिया से ही हुई है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। अगले सीन में जिया लियो के साथ एक एग्जीबिशन में मौजूद थी। तभी वो उससे कहने लगी कि मैं आज यहाँ पर कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ का इन्विटेशन कैसे मिला, जबकि हम दोनों ही जानते हैं कि ये एक हाई-फाई एग्जीबिशन है जहाँ पर ऑर्डिनरी लोगों को आने की परमिशन नहीं होती। तभी लियो बताने लगी कि एक्चुअली मैंने तुम्हें कभी बताया नहीं, लेकिन मेरा बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट इस पेंटिंग को बनाने के लिए हमारी कंपनी ने जिस आर्टिस्ट को हायर किया था वो भी मेरे रिलेटिव हैं। तभी वहाँ पर माया आ जाती है जो उससे कहने लगी कि तुम एक बहुत ही झूठी लड़की हो, मुझे यहाँ पर बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, मैं देखना चाह रही थी कि गंदगी कहाँ पर है जिससे स्मेल आ रही हो। तभी मुझे पता चला कि ये स्मेल एक्चुअली तुम्हारे झूठ से आ रही है। ये कुछ बोलती इससे पहले ही जिया कहने लगी कि इनफैक्ट मुझे भी बहुत गंदी स्मेल आ रही थी, मैं भी देखना चाह रही थी कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। तभी मैंने रियलाइज किया कि एक्चुअली स्मेल तुम्हारे मुंह से आ रही है। जिया की इस बात पर माया को बहुत
गुस्सा आ जाता है। तभी वो उसे कहने लगी, बहुत शौक है ना तुम्हें लियो की साइड लेने का, अब तुम देखो मैं इसके साथ करती क्या हूँ। और इसके साथ ही वो लियो के ऊपर पानी फेंक देती है। सिर्फ माँ ही नहीं बल्कि उसकी बाकी कोलीग्स भी उन दोनों को बुली करते हुए कहने लगी कि पता नहीं कहाँ से तुम लोगों ने यहाँ के इन्विटेशंस तो हासिल कर लिए, लेकिन तुम लोगों की ड्रेसिंग सेंस बिल्कुल पुअर है। हमारे फैमिली के बेगर्स भी इस तरह की ड्रेसिंग नहीं करते होगे जिस तरह की आज तुमने की है। और जिया जो तुमने पहन रखा है तुम एकदम बुरी लग रही हो उसमें। वो सब मिलकर उन दोनों को बुरी तरह से बुली करने लगी। तभी जिया माँ से कहती है कि जो बकवास तुम कर रही हो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस को तुम्हें जरूर फेस करना होगा। मैं इन सारी बातों के बारे में मिस्टर वैंग को बताऊंगी, फिर मैं देखती हूँ कि तुम्हें उनसे कौन बचाता है। और ये सुनते ही माँ के तो जैसे पसीने छूटने लगे। तभी वो वहाँ से खिसक जाती है। जबकि उसके जाने के बाद जिया लियो से कहने लगी कि तुम अपना ड्रेस चेंज कर लो। मूवी आगे बढ़ती है तो हम माँ को देखते हैं जो कि एक वेटर पर काफी गुस्सा थी और उससे कहने लगी कि ये तुमने क्या कर दिया, तुमने मेरी इतनी मेहनत से बनाई गई पेंटिंग को खराब कर दिया, तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो। और उसको देखते ही जिया सोचने लगी कि इसने दोबारा से सीन क्रिएट करना शुरू कर दिया है, पता नहीं ये लड़की कब बाज आएगी। तभी वो वेटर जिया के पास जाते हुए उससे कहने लगा कि तुमने मुझे देखा ना, मैंने इसकी पेंटिंग को हाथ भी नहीं लगाया, भला मेरी इसकी पेंटिंग के साथ क्या लेना देना, लेकिन अब ये मेरे ऊपर आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन माँ कहाँ बात आने वाली थी। तभी कहने लगी कि ये पेंटिंग मैंने कितनी मुश्किलों से वैंग के लिए अपने हाथों से बनाई थी, तुमने एक ही सेकंड में मेरी सारी मेहनत खराब कर दी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगी। तभी वेटर कहने लगा, मैंने तुमसे कहा ना मैंने तुम्हारी पेंटिंग को हाथ नहीं लगाया। अच्छा चलो बताओ तुम कौन सी पेंटिंग की बात कर रही हो। अच्छा ये वाली, ये तो मैं अपने उल्टे हाथों से भी बना लूं। ऐसे लगता है जैसे किसी के हाथ से कलर्स गिर गए हो। किंडरगार्टन का एक छोटा सा बच्चा भी इससे अच्छी पेंटिंग बना ले और तुम कितने फख्र से कह रही हो कि इसके लिए तुम्हें कितनी मेहनत करना पड़ी। जिया माए से कहने लगी कि एक वेटर है, उससे एक छोटी सी गलती होगी तो बस जाने दो। लेकिन माए का गुस्सा अब आसमान को छू रहा था। तभी वो कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी पेंटिंग का मजाक उड़ाने की। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो उस वेटर को और भी बहुत बुरा भला कहती है। तभी वहाँ पर अचानक से वैंग और लियो आ जाते हैं जो उस वेटर से बहुत ही एक्साइटेडली मिलते हुए सबको बताने लगा कि एक्चुअली ये मेरा कजन है, ये एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, लेकिन यहाँ पर अपना गेटअप चेंज करके सब लोगों के बीच में मौजूद था। तभी वो आर्टिस्ट वैंग को बताने लगा, क्या तुम जानते हो इस लड़की ने मेरी कितनी इंसल्ट की है, इसने एक छोटी सी बात को लेकर मुझे इतना डांटा मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता। जिस पर मैं माफी मांगते हुए कहने लगी, एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये आपके कजन है और इतने बड़े आर्टिस्ट हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी ऐसा ना करती। इनफैक्ट ये सब कुछ जिया की वजह से हुआ। इस आर्टिस्ट को अच्छे से जानती थी और इसे पता था कि इस एग्जीबिशन में हमारी कंपनी की तरफ से पेश की जाने वाली पेंटिंग्स को इस आर्टिस्ट ने ही बनाया है, लेकिन फिर भी इसने हम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की। तभी वो आर्टिस्ट कहने लगा कि सारी बातें एक तरफ, लेकिन जो पेंटिंग तुमने बनाई वो बहुत ही ज्यादा गंदी थी, कोई छोटा बच्चा भी इससे अच्छी पेंटिंग बना ले। और दूसरी बात, जिया को लेकर कुछ भी मत कहना। सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि जिया एक बहुत ही अच्छी और नाइस लड़की है, उसके बारे में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहने दूंगा। बहुत बढ़ चढ़ कर मुझे बता रही थी ना कि तुम एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की हो, तो क्यों ना तुम इस पेंटिंग को दोबारा बनाना शुरू कर दो। जिस पर वो कहने लगी कि नहीं, मैं इस तरह सबके सामने काम नहीं कर सकती। इनफैक्ट मुझे तो ज्यादा पेंटिंग आती भी नहीं, ये तो बस वैंग के लिए मैंने थोड़ी सी कोशिश कर दी। भले मुझमें टैलेंट ज्यादा ना हो, लेकिन मेरी फीलिंग्स वैंग के लिए बिल्कुल सच्ची है। पेंटिंग में अच्छे से नहीं कर सकती, लेकिन ड्राइंग में बहुत अच्छी कर लेती हूँ। तभी वो सबको अपने हाथों से की गई हुई ड्राइंग दिखाती है, जिस पर आर्टिस्ट कहने लगा कि ये क्या गंद है, इस तरह की ड्राइंग को तो मैं अपने डस्टबिन में फेंकना भी पसंद ना करूं, और तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा टैलेंट है, मुझे तो तुम पर अफसोस होने लगा है। वैंग भी अपने कजन के साथ मिलकर माई का मजाक उड़ाने लगा था। अभी उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और इसी के साथ उसका कजन उससे कहने लगा, मुझे लगता है वैंग तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, और अगर तुम सच में शादी करने का इरादा रखते हो तो मुझे लगता है कि तुम्हें जिया से शादी करनी चाहिए। यकीन मानो ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी और तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस पर माई वैंग से कहती है कि ये एक बहुत ही चालाक लड़की है और इस तरह की चालाक लड़कियों को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, इसलिए कभी भी इससे शादी करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। वैंग कुछ कहता है इससे पहले ही उसका कजन माई से कहने लगा कि चालाक वो नहीं बल्कि तुम हो जो हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने में लगी रहती हो। माई से कोई और जवाब ना बन सका। तभी वो कहने लगी कि तुम मेरे टैलेंट का मजाक उड़ाते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि जिया को बिल्कुल भी पेंटिंग नहीं आती, इनफैक्ट इसको तो पेंटिंग की ABC भी नहीं आती होगी। माई से कोई और जवाब ना बन सका। तभी वो कहने लगी कि तुम मेरे टैलेंट का मजाक उड़ाते हो, लेकिन तुम शायद नहीं जानते कि जिया को बिल्कुल भी पेंटिंग नहीं आती, इनफैक्ट ये तो पेंटिंग की ABC भी नहीं जानती। जैसा तैसा भी था, कम से कम मैंने वैंग के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की कोशिश तो की, इससे तो वो भी ना हो सका। तभी जिया कहने लगी कि मैं अपने बारे में तुम्हें कुछ भी कहने की परमिशन नहीं दूंगी, इनफैक्ट मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ कि मुझे कितनी पेंटिंग आती है और कितनी नहीं। तभी वो सर्वेंट को वहाँ पर रेड और ब्लैक इंक लाने के लिए कहती है। पास ही मौजूद एक प्लांट में से वो एक छोटा सा ब्रांच तोड़ती है। तभी मैं कहने लगी कि ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम नहीं जानती कि पेंटिंग के लिए ब्रशेस का यूज किया जाता है। लेकिन जिया उसको अटेंशन नहीं दे रही थी। तभी वो उस ब्रांच के थ्रू एक बहुत ही
जबरदस्त सी पेंटिंग बनाती है, जिसको देखते ही सब लोग हैरान रह गए थे। लियो और वैंग ही नहीं बल्कि उनका कजन भी उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा था। तभी माई कहने लगी कि ये कैसे हो गया, तुम इतनी अच्छी पेंटिंग कैसे बना सकती हो। वैंग का कजन कहता है कि सच्ची बात है, जितना किसी में टैलेंट ज्यादा होता है इतनी ही उसमें हम्बिलिटी भी ज्यादा होती है, और जो लोग ज्यादा बातें करते हैं उनमें बिल्कुल भी टैलेंट नहीं होता। इसके साथ ही वो कहता है कि एक्चुअली इस पेंटिंग को मैं अपनी एग्जीबिशन के लिए रखना चाहूंगा। और ये सुनते ही सभी आर्टिस्ट दौड़ते हुए कहने लगे कि हमें भी ये पेंटिंग चाहिए। बहुत ज्यादा रश होने की वजह से जिया को धक्का लगता है तो वो वैंग के करीब होती चली गई। तभी वैंग का कजन अनाउंस करता है कि अगर इस पेंटिंग को हासिल करना है तो इसकी वर्थ $3000 है। और ये सुनते ही माई कहने लगी कि इतनी शैबी सी पेंटिंग को खरीदने के लिए कौन $3000 देना चाहेगा। तभी जिया आगे बढ़ते हुए पेंटिंग उठाकर कहने लगी मैं इसको सेल नहीं करना चाहती। वो पेंटिंग वैंग के कजन को देते हुए कहने लगी कि एक्चुअली ये पेंटिंग मैं आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ, जिस पर वो काफी खुश हो चुका था। तभी लियो भी अपनी कजन से कहने लगी कि एक्चुअली तुमने बहुत जबरदस्त किया, जो इस चुड़ैल को तुमने अच्छा सबक सिखाया, आइंदा कभी भी ये किसी के बारे में गलत नहीं बोलेगी। इतने में वैंग और जिया भी उनके करीब आ चुके थे। तभी वैंग लियो से कहने लगा कि एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट करना चाहता हूँ। वो अपना कार्ड देते हुए कहने लगा कि तुम्हारा जितना जी में शॉपिंग कर सकती हो। और इसके साथ ही वैंग जिया से कहने लगा मुझे लगता है कि अब हमें भी चलना चाहिए, मुझे काफी भूख लग रही है, क्यों ना किसी रेस्टोरेंट चलकर कुछ अच्छा सा खा लें। नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे, जहाँ पर जिया ने न सिर्फ मास्क लगाया हुआ था बल्कि वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। तभी वैंग उससे कहने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो। इस पर वो कहती है कि तुम कितने चिल अंदाज में बैठे हुए हो, क्या तुम्हें आगे पीछे लोग नजर नहीं आ रहे हैं? अगर उन्होंने हमें देख लिया तो 1 सेकंड में पहचान लेंगे। जिस पर वो कहने लगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, जिसे जो सोचना है सोचे, मैं किसी के लिए भी अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता। मैं यहाँ पर अपनी वाइफ के साथ मौजूद हूँ, अगर किसी को मसला है तो होता रहे। तभी जिया कहती है कि देखो तुम अच्छे से जानते हो कि हम दोनों के स्टैंडर्ड्स में कितना फर्क है। काफी लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं और वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी कि तुम्हारी वाइफ मुझ जैसी लड़की हो। वैंग उससे कहने लगा कि ठीक है, अगर तुम्हें मसला है तो मैं मैनेजर को बोलकर यहाँ पर अपनी कंपनी के स्टाफ की एंट्री बंद करवा देता हूँ। वो वहाँ से चला गया। तभी वहाँ से एक कपल गुजर रहा था। तभी वो लड़का जिया को देखते ही उसे आवाज देकर कहने लगा कि तुम जिया ही हो ना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ, तुम एक नहीं 10 मास्क पहन लो, मैं तब भी तुम्हें पहचान लूंगा। और उसको देखते ही जिया पहली ही नजर में उसको पहचान चुकी थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि जिया का एक्स बॉयफ्रेंड था, जिसको चीटिंग करते हुए उसने रंगे हाथों पकड़ा था। जिया के करीब आते हुए वो उससे कहने लगा कि देखो तुम किस तरह से अकेली बैठी हुई हो, कितने गरूर में तुम मुझे छोड़कर गई थी, अब तुम्हें मेरी वैल्यू का पता चल ही गया होगा। जिस पर जिया कहती है कि मैं शुक्र करती हूँ कि तुम जैसे दोगले इंसान से मेरी जान छूटी, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती, लेकिन देखो तुम कितने धैर्य से मेरे सामने खड़े हो। तुम्हें कोई भी बात ऐसी नहीं जिसके लिए तुम्हें मिस किया जा सके। देखो इस आंटी के लिए तुमने मुझे धोखा दिया था और तुम्हें उसके साथ फिरते हुए शर्म भी नहीं आ रही। जिस पर उसकी गर्लफ्रेंड जिया से कहने लगी कि मेरे बारे में कुछ भी कहने से पहले अपने अल्फाज को तोल देना, वरना मैं तुम्हारा मुंह तोड़ के रख दूंगी। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे आंटी बुलाने की। जिया का एक्स बॉयफ्रेंड उससे कहने लगा कि देखो मैं कितने आराम से मूव ऑन कर चुका हूँ, लेकिन तुम अब तक सिंगल हो। मैं अच्छे से जानता था कि मेरे छोड़ने के बाद कोई भी तुम्हें मुंह लगाना पसंद नहीं करेगा। जिया उससे कहने लगी तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि तुम्हें किस किस्म की बीमारियां लगी हुई हैं। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि तुम जैसा बीमार इंसान मुझे हाथ लगाकर मुझे मौत के मुंह में धकेले। जिया की इस बात ने उसके एक्स बॉयफ्रेंड को काफी गुस्सा दिला दिया था। तभी वो उसको हाथ से पकड़ते हुए उसे कहने लगा कि ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं, वरना यहीं पर तुम्हें जान से मार दूंगा। अभी वो उसको थप्पड़ मारने ही वाला था कि वैंग उसका हाथ रोकते हुए उससे कहने लगा कि अगर तुम्हें जिंदगी से ज्यादा मौत प्यारी हो गई है तो मुझे बता दो, मैं सीधे सीधे तुम्हारी जिंदगी खत्म कर देता हूँ। अपना बदला लेने के लिए जिया का एक्स बॉयफ्रेंड आगे बढ़ता है तो वैंग उसको पहले से भी ज्यादा अच्छा सबक सिखाता है। तभी वो चीखते हुए कहने लगा कि मुझे कॉम्पनसेशन दो, तुमने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा है। इस बात पर जिया उसका मजाक उड़ाती है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड कहने लगी तुम शायद हमें जानती नहीं हो, मेरा ताल्लुक फू फैमिली से है और तुम शायद जानती नहीं कि उनकी पावर कितनी ज्यादा है। मैं अपनी कंपनी की प्रेसिडेंट हूँ और उसकी बैकबोन हूँ। तुम्हें शायद आइडिया ही नहीं कि मेरे पावर किस हद तक है, वरना तुम कभी भी मुझे से इंसान के साथ इस तरह का सलूक ना करती। मैं मुझसे कहने लगा तुम्हें शायद आइडिया ही नहीं कि तुम किस फैमिली का नाम यूज कर रहे हो। वो उन दोनों का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैं फू फैमिली का हायर हूँ और तुम लोग मेरे ही सामने मेरी फैमिली का नेम मिस यूज कर रहे हो। तभी वो दोनों कहने लगे कि देखो हमें कितनी हंसी आ रही है, तुमने इतना अच्छा जोक सुनाया, हमारा दिल कर रहा है कि हंस हंस के मर जाएं। इस पर जिया उसे कहती है कि हम भी देखते हैं कि आखिर में कौन हंसता है और कौन रोता है। इतने में वहाँ पर लू की गर्लफ्रेंड का बेटा और असिस्टेंट आ जाते हैं। असिस्टेंट को देखते ही वो आगे बढ़कर कहने लगी बहुत अच्छा किया तुमने जो इतने अच्छे टाइम पर पहुंच गए हो। देखो जरा इस इंसान को, इसने हमें कितना परेशान कर दिया। एक तो इसने मेरे बॉयफ्रेंड पर हाथ उठाया और ऊपर से मुझे कहता है कि मैं फू फैमिली का हायर हूँ, जैसे मैं तो फू फैमिली को जानती ही नहीं। लेकिन अब मैं इसको बहुत अच्छा सबक सिखाने वाली हूँ। मैं तुम्हें कहती हूँ कि इस इंसान को अच्छा सबक सिखाओ, वरना मेरी और तुम्हारी खत्म। तभी असिस्टेंट आगे बढ़ते हुए वैंग से कहने लगा बॉस आप क्या चाहते हैं, मैं इस औरत के साथ क्या करूँ। और असिस्टेंट के मुँह से बॉस का नाम सुनते ही वो सब कहने लगे कि क्या बॉस ये
तुम्हारा बॉस है, लेकिन ये कैसे हो सकता है। तभी लू की गर्लफ्रेंड कहने लगी ये तुम कैसी बातें कर रहे हो। असिस्टेंट बताने लगा कि बिल्कुल यही मेरा बॉस है और यही फू फैमिली का हायर है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हमारी कंपनी के प्रेसिडेंट भी यही हैं और तुम लोगों ने बहुत गलत इंसान को परेशान किया है। और ये सुनते ही लू की गर्लफ्रेंड वैंग से माफी मांगने लगी, जबकि लू खुद भी जिया के पाँव में गिर चुका था और उसे कहने लगा कि प्लीज जिया मुझे माफ कर दो। तुम अच्छे से जानती हो कि अभी ना सही लेकिन कभी ना कभी हम रिलेशनशिप में थे। तुम्हें उन दिनों का वास्ता मुझे माफ कर दो। तभी जिया कहने लगी कि तुम ना अब मेरे कुछ लगते हो ना पहले कुछ लगते थे। तुम एक बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो जिसको मैं मुंह लगाना भी पसंद नहीं करूंगी। वैंग असिस्टेंट से कहता है कि इनकी कंपनी के साथ सारी डीलिंग्स खत्म कर दो और उनके किसी रिप्रेजेंटेटिव को भी हमारे ऑफिस में घुसने भी मत देना। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि बॉस ऐसा ही होगा। वो दोनों वहाँ से जा चुके थे। तभी लू की गर्लफ्रेंड का बेटा उससे कहने लगा ये सब आपकी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी आपको इस उम्र में रिलेशनशिप में रहने की। अगर आपका ये बॉयफ्रेंड ना होता तो ऐसा कभी भी ना होता। जिस पर वो कहने लगी बेटा ऐसी बातें मत करो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ और लू के बारे में तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। आखिर वो तुम्हारा बाप है। हम दोनों कितनी मुश्किलों से तुम्हें पाल रहे हैं। लेकिन तभी उसका बेटा किसी को कॉल करके कहने लगा कि इस आदमी की दोनों टांगे तोड़ दो। मैं इसको जिंदा नहीं देखना चाहता। सीन शिफ्ट होता है तो जिया अपने ऑफिस आती है। तभी वो नोटिस करती है कि सभी लोग गॉसिप्स में बिजी हैं। वो लियो से पूछने लगी, जिस पर वो बताती है कि एक्चुअली पेपराजी ने कल मिस्टर वैंग की एक पिक्चर क्लिक की है। उस पिक्चर में वैंग के साथ एक लड़की भी मौजूद है जिसने मास्क भी पहना हुआ है। उसका पता तो नहीं चल रहा कि वो कौन है, लेकिन ये पता साफ चलता है कि वो माई नहीं है। इसी बात ने सभी कोलीग्स को काफी क्यूरियस जबकि माई को काफी फ्यूरियस कर दिया है। तभी वो कहने लगी कि पता नहीं इस लड़की को देखकर मुझे तुम्हारी वाली वाइब्स आ रही हैं। तभी जिया कहने लगी कि भला मैं वो कैसे हो सकती हूँ, तुम कैसी बातें कर रही हो। इतने में वहाँ पर माई आकर सबको डांटने लगी और कहती है कि तुम लोग अपना काम क्यों नहीं करते। सभी एम्प्लॉयज अपना काम करने लगी। तभी माई जिया को ट्रैश बाहर फेंकने के लिए कहती है, जिस पर पहले तो उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन अपने आप को कंट्रोल करते हुए वो कहने लगी कि ठीक है मैं कर देती हूँ। लेकिन बिन उठाते ही वो उसको माई के सर पर फेंक देती है, जिस पर सभी लोगों को तो यकीन ही ना आया और वो कहने लगी कि ये तुमने क्या हरकत कर दी है। माई उसे कहने लगी तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। आइंदा इस ऑफिस में अपना कदम रखने की हिम्मत भी बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैं तुम्हें फायर करने वाली हूँ। तब तुम्हें आइडिया होगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। लियो माई से कहने लगी कि अपने पर्सनल ग्रजेस की वजह से तुम किसी को भी फायर नहीं कर सकती। जिस पर माई उसे कहती है कि तुम होती कौन हो मुझे टोकने वाली। क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारी औकात कितनी नीचे की है। ऐसा लगता है जैसे तुम भूल गई हो कि तुम हमारी दी हुई सैलरी पर डिपेंडेंट हो। आइंदा मेरी किसी भी डिसीजन में ऑब्जेक्शन करने की गलती तुम नहीं कर सकती। इतने में वहाँ पर वैंग आ जाता है जो माई को एड्रेस करते हुए कहने लगा कि तुम्हारे गलत डिसीजन पर ऑब्जेक्शन करने की गलती मैं तो कर सकता हूँ ना। तभी माई कहने लगी कि एक्चुअली मैं ये आपके लिए ही कर रही थी। आपको आइडिया नहीं कि ये लड़की काफी रूड है। आप नहीं जानते इन जैसे एम्प्लॉयज को अगर टाइट ना रखा जाए तो ये सर पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। तभी वैंग कहने लगा कि मैं तुम्हें अपनी अथॉरिटी को मिसयूज करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा और ना ही मैं चाहूंगा कि तुम अपनी पावर शो ऑफ करो। वैंग जिया को अपने ऑफिस में चलने के लिए कहता है। तभी सभी एम्प्लॉयज माई को लेकर बातें बनाने लगे और कहते हैं कि देखो ये तो उनकी मिस्ट्रेस है, लेकिन वो इनसे कितनी रूडली बात करके गए हैं। माई भी उनके गॉसिप्स नोटिस कर चुकी थी। तभी कहने लगी कि एक्चुअली कल हमारी छोटी सी बात पर लड़ाई हो गई और इसी बात को लेकर ये थोड़ा कोल्ड बिहेव कर रहा है, लेकिन कुछ टाइम में सब ठीक हो जाएगा। तुम लोग अपना काम करो। जबकि लियो उसको देखकर सोचने लगी कि ये लड़की हर एक को अपनी तरह बेवकूफ समझती है। जबकि दूसरी तरफ जिया वैंग के साथ ऑफिस में मौजूद थी। तभी वो उससे पूछने लगा कि तुम ठीक तो हो, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो, ये मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो सकेगा। जिस पर जिया कहने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिया उसे कहने लगी मैं जानती हूँ कि एक प्रोजेक्ट को लेकर तुम्हारी और माई की बहस हो चुकी है और उसी बात पर तुम उससे नाराज हो, लेकिन तुम लोग जल्दी ही सेट हो जाओगे, मैं ये भी जानती हूँ। तभी वो सोचने लगा इसको अब तक लगता है कि मैं उसे पसंद करता हूँ। आखिर मैं इस लड़की को कैसे समझाऊं कि यही है जो मेरे दिल पर राज करती है। तभी वो उसके करीब होते हुए उसे किस करने लगा और साथ ही कहता है कि आए, लेकिन अभी बात उसके मुंह में ही थी कि वहाँ पर असिस्टेंट आ गया। अपने प्राइवेट मोमेंट्स में एंट्री देते हुए उसे बिल्कुल भी एहसास न हो सका कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तभी उसको देखते ही जिया वहाँ से बाहर जाने लगी। वो अच्छे से जानता था कि इस गलती की उसको बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। तभी वो कहने लगा कि ए ऊपर वाले प्लीज मुझ पर रहम करना, आज ये बॉस इतनी बड़ी सजा ना सुनाए जितनी बड़ी इन्होंने पहले सुनाई थी। वैंग उसके पास आकर उसे कहने लगा पहले मैंने तुम्हारा 6 महीने का बोनस डिडक्ट किया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे पूरे साल का बोनस डिडक्ट करने वाला हूँ। जिस पर वो कहता है कि बॉस मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर ये सब हो रहा है। प्लीज इतनी बड़ी सजा मत दे, मुझे माफ कर दे। तभी वैंग उससे कहता है कि अगर तुम माफी चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें कॉम्पनसेशन करना होगी। तुम अच्छे से जानते हो कि तुमने मेरे कितने अच्छे मोमेंट्स को खराब किया है। असिस्टेंट उसे कहता है मुझे लगता है कि मैम जिया का दिल जीतने के लिए आपको उसको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करना होंगी। तभी वैंग कहने लगा तुम चाहते हो कि मैं उसको एक दफा फिर से प्रपोज करूं? जिस पर असिस्टेंट कहता है कि जी बिल्कुल, जब तक वो आपके मन की फीलिंग्स न जान ले वो आपके करीब नहीं आ सकती। तभी वैंग कहने लगा कि ठीक है, फिर एक अच्छी सी प्रपोजल सेरेमनी अरेंज करो। असिस्टेंट उसे कहने लगा मेरा पर्सनल बिलीव है कि नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सेरेमनी आज रात ही हो जाए। जिस पर वैंग कहता है कि ठीक है मैं रेडी हूँ। अगले सीन में जिया ऑफिस में बैठी अपना लैपटॉप निकाल रही थी। तभी वो
देखती है कि गलती से वो वैंग का लैपटॉप ले आई। उसको याद आने लगा कि आज वैंग को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना था। लगता है वो मेरा लैपटॉप लेकर गया है। एक्चुअली मीटिंग के लिए वैंग को जिन फाइल्स की जरूरत थी वो उसके लैपटॉप में मौजूद थी। तभी वो जान गई थी कि ये लैपटॉप उस तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो लियो से पूछने लगी, क्या तुम जानती हो मिस्टर वैंग की मीटिंग कहाँ पर होनी है? जिस पर लियो उसे अपने चिप्स ऑफर करती है, लेकिन जिया लेने से इनकार करते हुए कहने लगी, प्लीज जल्दी बताओ। लियो उसको बताने लगी कि उनकी मीटिंग आज ऑस्पिशियस होटल में होनी है। अगले सीन में जिया ऑस्पिशियस होटल पहुंच चुकी थी, लेकिन उसको अंदर एंट्री नहीं दी जा रही थी। वहाँ पर खड़ी सिक्योरिटी गार्ड उसे कहने लगी कि बगैर इन्विटेशन के तुम अंदर नहीं जा सकती, जाना है तो मुझे अपना इन्विटेशन दिखाओ। या को कुछ और समझ नहीं आया तो वो कहने लगी, मेरे पास इन्विटेशन तो नहीं, लेकिन हमारा मैरिज सर्टिफिकेट जरूर है। तभी वो उसको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है, जिस पर गार्ड उससे कहने लगी कि क्या तुम मेंटल हॉस्पिटल से भाग कर आई हो? तुम अपने आप को मिस्टर वैंग की वाइफ बता रही हो। वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, उनकी शादी हो जाए ये बात मैं कैसे नहीं जान पाऊंगी। लेकिन तुम बहुत बड़ी बेवकूफ लड़की हो। तुम्हें लगता है कोई भी तुम्हारी बात पर यकीन करेगा? और हिम्मत देखो अपनी, एक फेक मैरिज सर्टिफिकेट लेकर फिर रही हो। जिस पर वो कहने लगी कि ये मैरिज सर्टिफिकेट फेक नहीं बल्कि ओरिजिनल है। बल्कि रुको, मैं अभी मिस्टर वैंग को कॉल करती हूँ, वो खुद ही नीचे आ जाएंगे। लेकिन गार्ड उसे कॉल नहीं करने देती। तभी जिया कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ सकती हूँ, बगैर इन्विटेशन के तुम मुझे अंदर नहीं जाने देना चाहती, लेकिन प्लीज ये लैपटॉप उन तक पहुँचा दो, उनको इनकी बहुत जरूरत है। जिया से लैपटॉप लेते ही गार्ड उसे नीचे फेंकने लगी। तभी जिया लैपटॉप को पकड़ते हुए कहने लगी, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें आइडिया है कि इसमें कितनी इंपॉर्टेंट फाइल मौजूद है? लेकिन गार्ड भी काफी प्रोफेशनल थी। तभी कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पर मैं कोई भी चीज ऊपर लेकर जाऊंगी और होटल की सिक्योरिटी को खतरे में डाल दूंगी? ऐसा नहीं होता मैडम। तो जैसे जिया की पेशेंस खत्म हो गई थी, तभी वो एक जोरदार थप्पड़ गार्ड को मारते हुए कहने लगी कि आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तभी गार्ड उससे कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? एक तो तुम्हारे हाथ में फेक डॉक्यूमेंट मौजूद है और ऊपर से तुमने मुझे ही थप्पड़ मार दिया। इनफैक्ट गलती मेरी ही है, मुझे पहले ही पुलिस को बुला लेना चाहिए था। इतने में वहाँ पर लियो आ जाती है, जो गार्ड से कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी फ्रेंड को परेशान करने की? मैं तुम्हें बता देती हूँ कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पर गार्ड कहने लगी, एक ने क्या कम सर में दर्द किया हुआ है कि तुम एक दूसरी भी चल कर आ गई हो। तभी लियो से जिया पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? जिस पर लियो से कहती है, मैं जानती थी तुम बाहर ही होगी, मुझे आइडिया था कि होटल स्टाफ तुम्हें अंदर नहीं जाने देगा, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प के लिए यहाँ पर आई हूँ। तुम्हारी बात सही थी, कुछ ही टाइम में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। लियो गार्ड से कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि मैं कौन हूँ। जब तुम्हें मेरे बैकग्राउंड के बारे में पता चलेगा तो तब तुम्हें आइडिया हो जाएगा कि तुम इस वक्त किसके सामने खड़ी हो। जिस पर गार्ड कहने लगा कि हमारा हर दूसरा कस्टमर यही बात करता है, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ने वाला। तभी वो उसको अपना कार्ड दिखाते हुए कहने लगी कि एक्चुअली मैं फू फैमिली की हाई रेस हूँ, तुम चाहो तो मेरी आइडेंटिटी चेक कर सकती हो। कार्ड मैच करने पर उसको पता चलता है कि लियो का ताल्लुक वाकई फू फैमिली से है। तभी वो नीचे बैठते हुए कहने लगी कि प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। जिस पर वो कहती है कि तुमने मेरी फ्रेंड को परेशान किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम माफी भी मेरी फ्रेंड से ही मांगो। अगर ये तुम्हें माफ कर दे तो मुझे कोई इशू नहीं है। गार्ड जिया से माफी मांगती है। तभी जिया उससे कहने लगी कि ठीक है, मैंने माफ कर दिया, इस बात को जाने दो, बस जल्दी से ये लैपटॉप मिस्टर वैंग को पहुंचा दो, उनकी सेरेमनी स्टार्ट होने वाली होगी। गार्ड के जाने के बाद जिया लियो से पूछने लगी कि क्या तुम सच में फू फैमिली की हाई रेस हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तभी लियो सोचने लगी कि अगर मैंने इसको सच बता दिया तो ये मुझसे नाराज हो जाएगी, इसलिए वो उससे कहने लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा तो सिर्फ सरनेम फू है, इसलिए ये लड़की उल्लू बन गई। तुम तो जानती हो इस तरह के लोगों को बेवकूफ बनाना बहुत आसान काम है। अगर मैं फू फैमिली की हाई रेस होती तो भला मुझे क्या जरूरत थी मिस्टर वैंग के ऑफिस में इतनी खुआरी करने की? तभी जिया उसकी बातों से कन्विंस हो चुकी थी, लेकिन अब लियो की नजर उसके मैरिज सर्टिफिकेट पर पड़ती है। तभी लियो जिया से पूछने लगी कि ये क्या है? जिस पर जिया उसके हाथ से सर्टिफिकेट लेकर नीचे फेंकते हुए कहने लगी कि पता नहीं कोई फेक डॉक्यूमेंट है जो मैं बाहर फेंकने वाली थी। लियो मजीद कोई क्वेश्चन पूछती इससे पहले ही इसको कॉल आ जाती है। कॉल रिसीव करने पर उसको बताया गया कि आपकी ग्रैंडमा वापस आ चुकी हैं और वो आपसे मिलना चाहती है। तभी लियो कहने लगी कि मुझे एक बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। लियो के वहाँ से जाने पर जिया भी शुक्र करते हुए अपना मैरिज सर्टिफिकेट उठाकर देखने लगी। तभी वहाँ पर वैंग आ जाता है, जो शायद जिया को ही ढूंढ रहा था। वैंग जिया से कहने लगा, मुझे पता चला है कि नीचे जो कुछ भी हुआ उस लड़की ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, अब तुम देखो मैं उसके साथ करता क्या हूँ। तभी जिया कहने लगी कि कोई बात नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। तभी जिया उससे कहती है कि एक्चुअली मुझे बहुत भूख लग रही है, प्लीज मुझे कुछ खिला दो। जिस पर वैंग कहता है कि ठीक है, हम एक अच्छा सा लंच करने वाले हैं। कुछ देर में वो दोनों लंच के लिए ऊपर आ चुके थे। डाइनिंग हॉल को देखते ही जिया कहने लगी, इतने एक्स्ट्रावेगेंस की क्या जरूरत थी, मुझे बस थोड़ा सा लंच करना था। तभी वो उसके करीब आते हुए कहने लगा, मेरी वाइफ की छोटी सी फरमाइश भी मेरे लिए इस दुनिया का सबसे बड़ा मैटर है। इसके साथ ही वो उसे ऑर्डर करने के लिए कहता है, जिस पर जिया कहने लगी कि मैं पिकी नहीं हूँ, तुम जो चाहे चूज कर सकते हो। वैंग ऑर्डर कर चुका था। तभी उसको असिस्टेंट का मैसेज आता है, जो उससे कह रहा था कि साउंड इफेक्ट्स यही परफेक्ट हैं और आपकी रिंग मैंने केक में छुपा दी है। वो मुस्कुरा रहा था। तभी जिया उससे पूछने लगी कि आज आप काफी खुश हैं। जिस पर वैंग कहता है कि हाँ, मैं कुछ ज्यादा ही खुश हूँ और उसकी शायद वजह भी यही है कि तुम मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हो। और इतने में वेट्रेस भी केक सर्व कर चुकी थी। केक को देखते ही जिया पूछने
लगी कि तुमने केक क्यों ऑर्डर किया, हम लोग तो यहाँ पर लंच करने आए थे। तभी वैंग कहने लगा कि एक्चुअली आज मेरा केक खाने को बहुत दिल कर रहा था, मैंने सोचा क्यों ना एक साथ एंजॉय कर लिया जाए। वैंग को इस बात का शिद्दत से इंतजार था कि कब जिया को वो रिंग नजर आए, लेकिन इतने में उनके साथ वाली टेबल पर एक कपल मौजूद था। तभी वो लड़का केक में से रिंग निकालते हुए अपनी वाइफ को प्रपोज करता है और उनको देखते ही जिया कहने लगी कि देखो जरा, इन्हें केक में ही रिंग छुपा दी है, कितना आउटडेटेड आइडिया है, लोगों को नए आइडियाज क्यों नहीं आते, एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं। वैंग जो पहले ही उस कपल से चिढ़ रहा था, उसकी ये बात सुनते ही कहने लगा कि इसको यकीनन मेरा भी आइडिया पसंद नहीं आने वाला, इसलिए अच्छा है कि मैं इस प्लान को यहीं पर कैंसिल कर दूं। तो जिया के सामने से केक उठाते हुए वेट्रेस को उस केक को वापस लेके जाने के लिए कहता है। तभी जिया पूछने लगी कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ये केक तुमने खुद ही ऑर्डर किया था। इस पर वैंग कहता है कि एक्चुअली मैंने रियलाइज किया है कि इसमें शुगर बहुत ज्यादा है, मुझे नहीं लगता कि हमें ये केक खाना चाहिए, बल्कि कुछ और अच्छा सा ऑर्डर करते हैं। वैंग अब काफी नर्वस हो चुका था और ये बात वो भी फील कर रही थी। तभी वो उससे पूछने लगी कि क्या कोई इशू है। तभी वैंग उसे कहता है कि एक्चुअली मैं तुम्हें एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता था। बात दरअसल ये है कि लेकिन अभी उसकी बात कंप्लीट होती इससे पहले ही जिया कहने लगी कि एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना है, मैं वापस आकर तुम्हारी बात सुनूंगी। डाइनिंग हॉल से निकलते ही जिया की नजर उस केक पर पड़ती है जो अभी वेट्रेस वहाँ पर रख कर गई थी। जिया जान चुकी थी कि ये वही केक है जो वैंग ने उसके सामने से उठाया था। करीब आने पर उसको इसमें रिंग नजर आती है। तभी वो सोचने लगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वैंग मुझे प्रपोज करना चाहता था, मुझे लगता है जैसे ये मुझे पहले से ही पसंद करता हो। वो वैंग की तरफ देखती है जो कि काफी परेशान और नर्वस बैठा हुआ था। तभी वो सोचने लगी कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स जान चुकी हूँ, इनफैक्ट मैं खुद तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को तुम्हारे काबिल नहीं समझती। हमारे स्टैंडर्ड्स में काफी फर्क है, मेरे पेरेंट्स भी नहीं है, भले हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, फिर भी ये जमाना कभी हमें एक साथ नहीं देखना चाहेगा। बाद में अलग होने से अच्छा है कि मैं अभी पीछे हट जाऊँ, इसलिए मैं कभी भी तुम्हारी नहीं होने वाली। ये बोलते ही वो वहाँ से चली गई, जबकि वैंग उसका वेट कर रहा था। काफी देर तक वेट करने के बाद जब वैंग वेट्रेस से जिया के बारे में पूछता है तो वेट्रेस उसे बताती है कि एक्चुअली वो जा चुकी है, मैंने उन्हें खुद देखा था। और ये सुनते ही वैंग काफी परेशान हो गया। घर आने पर वैंग को पता चलता है कि जिया घर पर भी नहीं है। तभी वो उसको कॉल करता है, जिस पर जिया उससे कहती है कि एक्चुअली मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने के लिए आई हूँ, तो मुझे बार बार कॉल करके परेशान मत करना। वो काफी परेशान था। तभी अचानक से उसको लियो की कॉल आती है जो उसे हेल्प के लिए पुकार रही थी। वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर लियो बताने लगी कि एक्चुअली ग्रैंडमा मुझे एक ब्लाइंड डेट पर भेजना चाहती हैं। तुम तो जानते हो मैं किसी किस्म की कमिटमेंट के लिए अभी रेडी नहीं हूँ, प्लीज उन्हें समझाओ, बल्कि ऐसा करो उनकी अटेंशन अपनी तरफ कर दो, प्लीज मेरी हेल्प करो। क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। लियो कॉल ड्रॉप करती है। तभी वैंग को रियलाइज होता है कि जिया लियो के साथ नहीं है। तभी वो सोचने लगा कि आखिर ये लड़की मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। और अचानक से उसे ख्याल आता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ ये ऐसा क्यों कर रही है। उसे लगता है कि वो मेरे काबिल नहीं, इसलिए वो मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही है। जबकि दूसरी तरफ जिया खुद इन सोचों में थी कि भले मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ, मैं इस बात को मानने के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। वो भी आगे बढ़ती है तो लियो अपनी ग्रैंडमा के पास मौजूद थी और उनसे कहने लगी कि प्लीज आप मेरी जान छोड़ दे, पहले आप मेरे भाई पर फोकस करें, देखें उन्होंने अभी तक शादी नहीं की, प्लीज उनकी शादी करवाएं। अगर उनकी शादी होगी तो फिर मैं अपने बारे में सोचूंगी, बल्कि देखे मैंने उनके लिए एक बहुत ही जबरदस्त लड़की भी ढूंढ रखी है, मैं अभी आपको उनकी पिक्चर दिखाती हूँ। लियो ग्रैंडमा को जिया की पिक्चर दिखाती है जो पहले ही नजर में ग्रैंडमा को काफी अच्छी लगी, लेकिन अचानक से वहाँ पर माया आ जाती है जो ग्रैंडमा को मिलते हुए कहने लगी कि देखिए आपने कितना वेट लूज किया है, मुझे आपको देखकर बहुत खुशी हो रही है। ग्रैंडमा उसकी बहुत सारी तारीफें करती हुए कहने लगी कि तुम एक बहुत ही नाइस और अच्छी लड़की हो, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद हो। अचानक से माया की नजर वहाँ पर मौजूद जिया की पिक्चर पर पड़ती है तो उसे बहुत गुस्सा आने लगा। वो मन ही मन में सोचने लगी कि ये लड़की कितनी हॉन्टिंग है, मैं जहाँ भी जाऊँ ये वहाँ पर आ जाती है। तभी वो ग्रैंडमा से पूछने लगी कि इसकी पिक्चर यहाँ पर कैसे आई, जिस पर ग्रैंडमा उसे पूछती है कि क्या तुम इसे जानती हो। मैं ग्रैंडमा से कहने लगी कि हाँ मैं इसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये एक बहुत ही चालाक और मक्कार लड़की है, इतनी फिकल लड़की मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी, ये हमेशा हमारे रिश्तों को तोड़ना चाहती है, इससे कभी किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, अगर आप इसकी शादी वैंग से करवाना चाहती है तो प्लीज इसके बारे में तो सोचिएगा भी मत। तभी ग्रैंडमा कहने लगी कि मैं इस तरह की लड़की को चूज नहीं कर सकती। सीन शिफ्ट होता है तो हम जिया को देखते हैं जो डोर नॉक करने वाली थी, लेकिन वैंग उसका हाथ रोकते हुए उससे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या मसला है, तुम इस तरह अचानक मुझे छोड़कर क्यों आ गई हो। तभी वैंग की नजर उसके हाथ में मौजूद पेपर पर पड़ती है जो कि एक्चुअली डिवोर्स पेपर था, और ये देखते ही वैंग कहने लगा कि क्या तुम मुझसे डिवोर्स चाहती हो, आखिर क्या हो गया है, तुम मुझसे इस तरह भाग क्यों रही हो। जिस पर जिया उससे कहने लगी कि मेरी और तुम्हारी फैमिलीज कभी हम दोनों को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और वैसे भी हम दोनों के बीच में कुछ भी पॉसिबल नहीं, बल्कि अलग हुए आज ही अलग हो जाए तो बेहतर होगा। तभी वैंग कहने लगा कि अगर तुम्हें मुझसे अलग हासिल करने का इतना ही शौक है तो मुझे 10 मिलियन युवान देने के लिए रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ने
वाला। वैंग की इस बात पर जिया को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी वो गुस्से में वहाँ से जाने लगी, जिस पर वैंग उसे कहता है मैं अच्छे से समझ चुका हूँ, तुम यकीनन किसी और को पसंद करती होगी। लेकिन रिस्पॉन्स देने से अच्छा जिया ने वहाँ से जाना ही समझा। तभी अचानक से वैंग की तबीयत खराब होने लगी तो जिया उसके पास आते हुए उससे पूछने लगी कि क्या हो गया है, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक है। जिया उसको संभालते हुए कहने लगी हमें हॉस्पिटल चलना होगा, जल्दी करो। लेकिन वैंग उससे कहता है कि मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, हॉस्पिटल जाने से मुझे कोई फायदा नहीं होना। जिया काफी परेशान हो चुकी थी और वो कहने लगी क्या हो गया है, अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थे, ऐसा भी क्या मसला है जो हॉस्पिटल से तुम्हें फायदा नहीं होता। जिस पर वैंग कहता है कि एक्चुअली मेरा इलाज सिर्फ उस लड़की के पास है जो मेरे दिल पर राज करती है, तुम्हारे अलावा मेरा कोई इलाज नहीं कर सकता। और जिया को गुस्सा आ गया। तभी वो कहने लगी तो तुम ड्रामा कर रहे हो। जिस पर वो कहता है कि हाँ मैं ड्रामा कर रहा हूँ क्योंकि मेरी रियल फीलिंग्स तुम्हें नजर नहीं आती। क्या तुम्हें मेरा सच्चा प्यार नजर नहीं आता? देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं क्या कुछ नहीं करता, और तुम हो के हमेशा मुझे रिजेक्ट करके चली जाती हो। प्लीज किसी भी की वजह से मुझे मत छोड़ो। तभी जिया उसे कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो मैं तुम्हें एक फेयर चांस देने के लिए रेडी हूँ। हम सब दोबारा से स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं, लेकिन ये याद रखना जो भी हुआ उसके रिस्पॉन्सिबल तुम होगे और सारी चीजें तुम्हें ही हैंडल करना होंगी। वैंग आगे बढ़ते हुए उसे किस करता है तो जिया भी अपने प्यार की तरफ कदम बढ़ाने लगी और उसे किस करती है। वो दोनों हाथ थामे चल रहे थे, लेकिन अचानक से जिया कहती है कि मेरा हाथ छोड़ो, तुम एक झूठे इंसान हो, तुमने मुझसे झूठ बोला है, पता नहीं तुम कब से मुझे पसंद करते हो। अभी वैंग उसे कहने लगा कि क्या तुम छोटी बच्ची हो जिसे मेरी फीलिंग्स नजर नहीं आ रही? मैं पिछले 10 सालों से तुमसे मोहब्बत करता हूँ। एक्चुअली मैंने तुम्हें एक चैरिटी गाला में देखा था, तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था, लेकिन तब मुझे मौका ही ना मिल सका कि तुम्हारे सामने अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूँ। जिस पर जिया कहती है कि हाँ मुझे अच्छे से याद है, वो 25 नवंबर की डेट थी और एक चैरिटी के लिए हम नॉर्थ में मौजूद थे। जिस पर वैंग कहता है कि देखो तुम्हें भी सब याद है। अपने दिल के हाथों मजबूर वैंग एक दफा फिर उसे अपने करीब लाते हुए किस करता है, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे कि वहीं पर मौजूद बाई उन दोनों की पिक्चर्स क्लिक कर चुकी थी और वो पिक्चर्स वो ऑफिस के वीचैट ग्रुप में सेंड करते हुए कहने लगी जरा हमारे कोलीग्स को भी तो पता चले कि इस लड़की के कारनामे क्या है। वापस आते हैं जिया की तरफ, जो अब वैंग से पूछ रही थी कि अगर तुम मुझे इतना ही पसंद करते थे तो मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया। जिस पर वो कहने लगा कि एक्चुअली मैं तुम्हारे रिएक्शन से डरता था। वैंग एक दफा फिर उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे किस करने लगा कि अचानक से वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और इतने सेंसिटिव टाइप पर वहाँ पर आने पर उसको खुद भी पछतावा होने लगा। लेकिन वो वैंग से कहता है कि एक्चुअली डिलीवरी में कुछ इश्यूज हो गए हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा और यह मसला बढ़ भी सकता है। इसके साथ वो कहता है कि मुझे सिक लीव चाहिए। वैंग उसे डांटने लगा। तभी जिया कहती है कि तुम डांट क्यों रहे हो, देखो वो कह रहा है ना कि काम से रिलेटेड है और तुम्हें काम पर तवज्जो देनी चाहिए। वैंग जिया से कहने लगा मैं चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में तुम मेरा साथ हो और मेरा साथ रहो। जिस पर वो कहने लगी कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हूँ। सीन शिफ्ट होता है तो हम वैंग को देखते हैं जो कि जिया के साथ मौजूद था और वहीं पर उसकी ग्रैनी भी मौजूद थी। जिया को देखते हुए उसकी ग्रैनी सोचने लगी कि ये लड़की कितनी एलिगेंट है, ड्रेसिंग सेंस भी काफी सोबर है, जिस तरह माई ने बताया था उस तरह लगती तो नहीं, लेकिन जल्द ही उसके पास वैंग आ जाता है। वैंग को देखते ही ग्रैनी भागने लगी, लेकिन वैंग उनको रोकता है। तभी वो वैंग को डांटते हुए कहने लगी तुम किसी और लड़की के साथ टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हो जबकि हम तुम्हारी एंगेजमेंट करने वाले हैं। वैंग कहने लगा ग्रैंडमा परेशान क्यों होती है, जिया एक बहुत ही अच्छी और नाइस लड़की है, उससे मिलकर आपको यकीनन बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन ग्रैंडमा कन्विंस होने के लिए तैयार नहीं थी। जबकि दूसरी तरफ जिया वहाँ पर खड़ी वैंग का वेट कर रही थी। तभी उसके पास खड़ा बिजनेसमैन मन ही मन में कहने लगा इस लड़की के फिगर्स काफी अच्छे हैं और वो उसे खेलने के लिए कहता है। इसके जवाब में जिया कहती है कि एक्चुअली मुझे गोल्फ खेलना नहीं आता। तभी वो बिजनेसमैन कहने लगा कि देखो मैं तो यहाँ वैंग के साथ खेलने आया था, लेकिन अगर अब वो बिजी है तो तुम्हें उसकी जगह खेलना चाहिए। जिया उसकी नजरों को जान चुकी थी। तभी उसका दिल कर रहा था कि इस बिजनेसमैन को उठाकर वापस फेंक दे, लेकिन वैंग के लिए उसे ये सब करना पड़ा। तभी वो खेलने की कोशिश करती है, लेकिन बिजनेसमैन भी जान चुका था कि उसको गोल्फ की ABC भी नहीं आती। तभी आगे बढ़ते हुए उसे हैरास करने लगा और कहता है कि रुको मैं अभी तुम्हें सिखा देता हूँ, जो मैं सिखाऊंगा तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। जिया खुद को उससे बचाने की कोशिश कर रही थी तो वो बिजनेसमैन भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। तभी ग्रैंडमा की तवज्जो उन पर जाती है तो वो वैंग से कहने लगी जरा देखो इस लड़की की हरकतें। वैंग जिया को बचाता है। तभी वो बिजनेसमैन कहने लगा कि एक्चुअली ये लड़की मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी, जरा इसकी ड्रेसिंग सेंस देखो, क्या ऐसा नहीं लगता जैसे ये मुझे अट्रैक्ट करना चाहती हो। ग्रैनी गुस्सा करने लगी। तभी जिया कहती है कि इसकी सारी बातें झूठ है, मैं तो इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, ये मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। तभी वो बिजनेसमैन कहने लगा कि देखो अब कितना इनोसेंट बनने की कोशिश कर रही है, जबकि थोड़ी देर पहले मुझसे कैसी बातें कर रही थी। तभी वो कहने लगी कि झूठ मत बोलो। और इस सब पर वैंग कहने लगा कि हमें CCTV फुटेज देखनी चाहिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फुटेज देखने पर पता चलता है कि वो बिजनेसमैन ही जिया के साथ जबरदस्ती कर रहा था। तभी वैंग उससे कहता है कि मेरी कंपनी की तुम्हारी कंपनी के साथ हर किस्म की डीलिंग्स मैं कैंसिल
कैंसिल करता हूँ, आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ग्रैनी जिया से कहती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, प्लीज तुम माइंड मत करना। जिस पर जिया कहने लगी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, आप क्यों परेशान होती हैं। और वो ग्रैनी से कहने लगी आपके हाथ पर जख्म है। वो ग्रैनी के हाथ पर बैंडेज लगाने लगी तो ग्रैनी को भी वो काफी अच्छी लगती है। तभी वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। ग्रैनी उसे बताती है कि एक्चुअली ये गिफ्ट तुम्हारे लिए हैं। ग्रैनी उसको अपना खानदानी जेड ब्रेसलेट भी देती है और उसे कहती है कि ये सारे गिफ्ट तुम एक्सेप्ट करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जिया उसको एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं थी। ग्रैनी कहने लगी कि अगर मेरी बहू बनना है तो इन गिफ्ट्स को तो एक्सेप्ट करना ही होगा। तभी वैंक के कहने पर जिया उन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर लेती है और उन सबकी पिक्चर्स खींची गई। अगले सीन में हम माई को देखते हैं जिसको अब रिपोर्ट्स दी जा रही थी और उसको बताया गया कि वैंक और जिया दोबारा से एक हो चुके हैं। तभी वो कहने लगी कि कोई बात नहीं, वैंक की ग्रैंडमा कभी भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। लेकिन जब उसको पता चलता है कि वैंक की ग्रैंडमा ने न सिर्फ जिया को एक्सेप्ट किया है बल्कि उसको बहुत सारी चीजें भी गिफ्ट की हैं जिसमें उनका खानदानी जेड ब्रेसलेट भी मौजूद है, तो उसको बहुत गुस्सा आने लगा। तभी वो कहने लगी वो बुढ़िया काफी चालाक औरत है। मेरे सामने कहने लगी कि वो जिया को कभी भी अपनी बहू नहीं बनने देंगी, लेकिन देखो मेरे पीठ पीछे क्या कर रही है। लेकिन फिर वो अपने आदमी से कहती है कि कोई बात नहीं, अगर वो बुढ़िया मेरे हाथ से निकल गई, लेकिन वैंक की सिस्टर अब भी बाकी है जो कल अब्रॉड से वापस आने वाली है और उसको मैं अपने हाथ से बिल्कुल नहीं निकलने दूंगी। तुम यहाँ से जा सकते हो, लेकिन हाँ जाकर पता करवाओ कि उसको क्या पसंद है और क्या नहीं। मूवी आगे बढ़ती है तो जिया अपने ऑफिस आती है। तभी वो नोटिस करती है कि आज ऑफिस का माहौल काफी चेंज है। वो अपने कोलीग से पूछती है, तभी उसको पता चलता है कि आज वैंक की सिस्टर अब्रॉड से वापस आ रही है। इतने में मायूस के पास आकर उससे कहने लगी कि वैंक की सिस्टर के लिए फूड तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि उसको स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। तुम्हारा बनाया गया हुआ फूड जितना स्पाइसी हो उतना ही अच्छा होगा। जिस पर वो कहने लगी कि ठीक है, लेकिन मायके जाते ही वो सोचने लगी कि वो अब्रॉड से आ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसे स्पाइसी फूड पसंद हो। यकीनन ये लड़की मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है या फिर शायद ये मुझे दोबारा से डिग्रेड करवाना चाहती है। कुछ और समझ नहीं आता तो वो लियो को कॉल करके पूछती है और उससे कहती है कि तुमने भी अब्रॉड स्टडीज की है, क्या तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद है। जिस पर लियो कहने लगी कि बिल्कुल भी नहीं। जिया समझ चुकी थी कि ये सब एक्चुअली माई के प्लान्स हैं। नेक्स्ट सीन में माई जिया और अपने बाकी स्टाफ के साथ ऑफिस के बाहर खड़ी थी और वो सब वैंक की सिस्टर का वेट कर रहे थे कि वहाँ पर लियो आ जाती है, जिसको देखते ही माई उसे बुली करने लगी। लियो उसको बातें सुनाती है और उसे कहती है कि तुम हमेशा बटरिंग करती हो और इस बात पर माई को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी वो लियो को थप्पड़ मारने लगी, लेकिन जिया रोकते हुए कहने लगी कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। लियो सबको बताती है कि मैं ही वैंक की सिस्टर हूँ और तुम लोगों ने मेरे साथ पंगा लेकर बहुत गलत किया। जिस पर सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे कहते हैं कि तुमने अपनी औकात देखी है। लियो कहने लगी कि क्या तुम लोगों को नजर नहीं आता कि मेरा भी सरनेम फू है। जिस पर वो लोग एक दफा फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी जिया कहने लगी कि ये क्या बात हुई, तुम लोगों का जब जी में आए लोगों को बुली करना स्टार्ट कर देते हो, ये कौन सा तरीका है। और उसके साथ ही वो लियो को डिफेंड करने लगी कि अचानक से वहाँ पर ग्रैंडमा और वैंग आ जाते हैं। ग्रैंडमा उनकी बातें सुन चुकी थी। तभी वो माई को बताने लगी कि एक्चुअली वैंग की सिस्टर कोई और नहीं बल्कि लियो है, लेकिन जिस तरह तुम उससे बात कर रही थी इसने मुझे बहुत हर्ट किया। तुम एक बहुत ही दोगली लड़की हो जो मुंह पर कुछ और होती है और पीठ पीछे कुछ और। मैं तुम्हें समझा दूं कि वैंग से अब तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, इसलिए उससे दूर रहना। माई अब भी जिया को नीचा दिखाने के लिए बेताब थी। तभी सबसे कहने लगी कि जिया ने आप लोगों के लिए बहुत अच्छा खाना बनवाया है जो खाकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, और जिया को खाना लाने के लिए कहती है। जिस पर वो सब कहते हैं कि हम चाहते हैं कि खाना पहले तुम टेस्ट करो, टेस्ट अप्रूव हो जाए तो हम भी खाना खा लेंगे। मैं सभी डिशेस ट्राई करने लगी जिसमें स्पाइसेस बहुत ज्यादा थे। ज्यादा स्पाइसेस की वजह से अब बर्दाश्त करना मुश्किल था तो वो वहाँ से भाग गई। जबकि ग्रैंडमा अनाउंस करती है कि मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज लाई हूँ। एक्चुअली मैंने तुम लोगों के प्रेसिडेंट के लिए एक बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढ ली है। तभी सभी कोलीग्स गॉसिप्स करती है कि पता नहीं कौन खुशनसीब लड़की मिसेस वैंग बनेगी। ग्रैंडमा कहने लगी कि इसका पता तो तुम लोगों को शादी वाले दिन ही चलेगा। अगले सीन में हम माई को देखते हैं जो कि इस वक्त अपने घर में थी लेकिन काफी गुस्से में थी। तभी उसकी मॉम उसके पास आकर उससे पूछने लगी कि क्या हो गया है, तुम इतनी परेशान क्यों हो। वो अपनी मॉम से कहने लगी, मॉम आप जानती है ना मैंने हमेशा वैंग को कितना पसंद किया, मैं उससे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन उसने मुझे एक ऐसी लड़की के लिए छोड़ दिया जिसकी कोई औकात ही नहीं। प्लीज मॉम वैंग को उस लड़की से बचा ले, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तभी उसकी मॉम उसे कहती है कि मेरे होते हुए वैंग को तुमसे कोई नहीं छीन सकता, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। सीन शिफ्ट होता है तो हम माई की मॉम को देखते हैं जिसका सामना जिया से होता है। तो वो सोचने लगी कि इस लड़की को मैंने शायद कहीं देख रखा है, काफी जानी पहचानी लग रही है। वो जिया को बिठाकर समझाने लगी कि तुम्हें माई और वैंग के बीच में नहीं आना चाहिए था, वो दोनों एक दूसरे को काफी टाइम से जानते हैं, जबकि तुम तब उनके बीच में भी नहीं थी। जिस पर जिया कहने लगी कि मैं नहीं, वैंग मुझे पसंद करता है। इतने में वहाँ पर वैंग आ जाता है जिसको देखते ही माई की मॉम कहने लगी कि तुम माई के अलावा किसी और के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। जिस पर वो कहने लगा कि मैं आपको अपनी शादी का कार्ड देने आया था, मैं माई को कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना
जरूर चाहूंगा कि आप लोग मेरी शादी में जरूर आए। अगर मायका जी बना तो उसे मेरी शादी में जरूर लाइएगा। गाड़ी में बैठते ही जिया उसे कहने लगी कि क्या तुमने देखा, माया की मॉम बिल्कुल भी उसकी तरह नहीं है। मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए लेकिन माया एक अच्छी लड़की नहीं है। जिस पर वह कहता है कि तुम्हारी बात सही है। मैंने खुद भी नोटिस किया है कि माया एक काफी नेगेटिव लड़की है। वो सीट बेल्ट बंद करने के लिए जिया के करीब आता है, तभी उसकी नजर जिया के कान पर मौजूद मॉल पर पड़ती है। इस पर वो कहने लगा, पता नहीं ये मॉल काफी जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि तुम्हारे अलावा मैंने किसके कान पर इस तरह का मॉल देखा था। जबकि दूसरी तरफ हम माया के पेरेंट्स को देखते हैं, जो कि इस वक्त ग्रैंड माँ के साथ मौजूद थे और उन्हें अपनी फैमिली पर किए हुए एहसानात की याद दिला रहे थे। ग्रैंड माँ भी उनको यकीन दिलाती है कि मैं अपनी और आपकी फैमिली की रिलेशनशिप को कभी भी खराब नहीं होने दूंगी। तभी वो कहने लगे कि क्या आपको नहीं लगता कि वैंग की शादी माया से होनी चाहिए? और इसके जवाब में वो कहती है कि तुम लोग अच्छे से जानते हो कि वैंग जिया को पसंद करता है। अगर बात उसके पसंद की ना होती तो शायद मैं उन दोनों को अलग कर देती। वैंग ने सारी जिंदगी काफी मुश्किलें देखी है। मैं नहीं चाहती कि मैं उससे उसकी खुशी छीनूं। मैं इस बारे में तुम लोगों की बिल्कुल भी कोई हेल्प नहीं कर सकती। वो लोग बाहर आते हैं तो मैं बाहर ही उनका वेट कर रही थी। तभी वो उनसे पूछने लगी, जिस पर वो कहते हैं कि एक्चुअली वो कुछ भी करने के लिए राजी नहीं है। तभी माया को गुस्सा आ जाता है और वो अपने पेरेंट्स से कहने लगी कि आप लोग एक छोटी सी चीज में भी मेरी हेल्प नहीं कर सकते। उसके डैड उससे कहने लगे, मैं तुम्हारे लिए वैंग से अच्छा लड़का ढूंढ लूंगा। अब तुम वैंग का पीछा छोड़ दो, मुझे आइंदा तुम्हारे मुंह से उसका नाम नहीं सुनना। और वो वहाँ से चले गए। और उनके जाने के बाद माया की मॉम भी उन्हें पेशेंट रहने के लिए कहती है। तभी वो भी वहाँ से चली गई। तभी माया को एक मैसेज आता है जिसमें उसको पता चलता है कि जिया का ताल्लुक उसी ऑर्फनेज से था जिससे माया का ताल्लुक था। अचानक से उसको याद आता है कि ऑर्फनेज में एक दफा उसे बाहर निकलने के लिए किसी की फाइल स्विच की थी। भेजी गई डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उसे पूरा यकीन हो गया था कि वो फाइल किसी और की नहीं बल्कि जिया की थी। और वो जानती थी कि जिया ही उसके पेरेंट्स की बायोलॉजिकल डॉटर है। तभी वो कहने लगी, मैं तुम्हें खुद से अपने पेरेंट्स छीनने नहीं दूंगी। तुमने मुझसे वैंग को छीन लिया, यही बहुत है। अब मुझे तुमसे जान छुड़वाना ही होगी। मूवी आगे बढ़ती है तो हम जिया को देखते हैं, जो कि इस वक्त हॉस्पिटलाइज्ड थी। वैंग उससे पूछने लगा कि तुम्हारी तबीयत अचानक से क्यों खराब हो गई? मुझे पता चला तुम्हें भागता हुआ चला आया। इस पर जिया कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं तो लियो के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। वो तो बस केक खाने की वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। मुझे लगता है कि उस केक में मैंगो था। में माया और उसके डैड भी जिया की सेहत का पूछने आते हैं। तभी जिया वैंग से कह रही थी, शायद तुम नहीं जानते लेकिन मुझे मैंगो से बहुत ज्यादा एलर्जी है। वैंग जिया की सेहत को लेकर बहुत परेशान था। तभी वो माया को वहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर माया को बहुत गुस्सा आ गया, लेकिन मजबूरन उसे जाना ही पड़ा। जिया की बात सुनते ही माया के डैड काफी परेशान हो चुके थे, क्योंकि उनकी पूरी फैमिली को मैंगो से एलर्जी थी। तभी वो सोचने लगे कि हमारी और जिया के बीच में इतनी रिजेम्बलेंस कहाँ से आ गई। वो अपने मैनेजर को फोन करके कहते हैं कि जिया की सारी इन्वेस्टिगेशन करवाओ, ऑर्फनेज में इसका सारा डेटा निकलवाओ, मुझे उसके बारे में एक एक बात जाननी है। और उनकी ये सारी बातें माया ने भी सुन ली थी। तभी माया उनके पास आते हुए उन्हें धक्का देकर सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है और कहने लगी, मैं किसी को भी अपनी पोजीशन नहीं दूंगी, भले कुछ भी हो जाए। थोड़ी देर में वैंग और जिया को पता चलता है कि माया के डैड सीढ़ियों से गिर चुके हैं और अब उनकी तबीयत काफी खराब है। तो वो दोनों भागते हुए उनके पास पहुंचे। भागते हुए उसकी टक्कर माया की मॉम से होती है, जिस पर वो उनसे माफी मांगते हुए कहने लगी, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, प्लीज मुझे माफ कर दे। वो वहाँ से चली गई। तभी उनकी नजर वहाँ जमीन पर पड़े हुए नेकलेस पर पड़ती है। एक्चुअली ये वही नेकलेस है जो उन्होंने अपनी 2 साल बेटी को दिया था। 2 साल के बाद उनकी बेटी गुम हो गई थी, जो बाद में उन्हें एक ऑर्फनेज से मिली। इतने में उनके पास माया आ जाती है, जो उनसे पूछने लगी कि आप यहाँ पर क्या कर रही है, क्या सब ठीक है? तभी मॉम बताने लगी कि हाँ सब ठीक है, बस मैं यहाँ से गुजर रही थी तो अंदर आ गई। माया की मॉम उससे उस नेकलेस के बारे में पूछती है जो उन्होंने बचपन में उसे दिया था, जिस पर माया कहने लगी, मुझे अपने 3 वक्त के खाने का होश नहीं रहता, एक नेकलेस को कहाँ से याद रखूंगी। मॉम नोटिस करती है कि माया के कान पर अब वो मॉल भी नहीं जो उनका बर्थ मार्क था। तभी वो उसके बारे में माया से पूछती है, जिस पर वो कहने लगी कि एक्चुअली मैंने सर्जरी करवाकर उसे हटवा दिया। अपने कान पर मुझे वो मॉल बिल्कुल पसंद नहीं था, आप तो जानती ही हैं। तभी मॉम कहने लगी कि हाँ मैं समझ सकती हूँ। जबकि दूसरी तरफ वैंग को भी पूरा शक हो चुका था कि माया के पेरेंट्स की बायोलॉजिकल डॉटर कोई और नहीं बल्कि जिया ही है। तभी उसको याद आता है कि उसके कान पर मॉल भी मौजूद था। अचानक से जिया की नजर जमीन पर पड़े हुए माया के इयररिंग पर पड़ जाती है। तभी वो वैंग से कहने लगी, इस इयररिंग को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये किसी और का नहीं बल्कि माया का है। वो दोनों माया के डैड के पास पहुंचे तो वो वैंग से कहने लगी, ये मुझे एक्सीडेंट बिल्कुल भी नहीं लग रहा, यकीनन इसके पीछे कोई ना कोई जरूर होगा। उस पर वैंग उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, ये सब जिसने भी किया है मैं उसको जरूर ढूंढ निकालूंगा। इतने में वहाँ पर माया आ जाती है, जो आते ही पहले तो रोने लगी, फिर जिया से कहने लगी, जब मैं तुम्हारे वार्ड से निकली तो ये बिल्कुल ठीक थे, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इनकी ये हालत हो गई है। जिया माया से कहती है कि ज्यादा झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, अब यहाँ पर सीन क्रिएट करने की कोशिश मत करना, जबकि हम सब जानते हैं कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है। और ये सुनते ही माया के फ्रेंड्स को काफी गुस्सा आ गया। तभी वो कहने लगे कि वो पहले ही इतने बड़े ट्रॉमा से गुजर रही है और तुम उस पर ही इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हो, इस तरह की बातें करने से पहले तुम्हें मर जाना चाहिए। तभी वो आगे बढ़ते हुए जिया को
को थप्पड़ मारने की कोशिश करती है तो वैंग उसको रोकते हुए कहने लगा कि ये गलती बिल्कुल भी मत करना। जिया माई के पास आकर उससे कहने लगी जहाँ पर तुम्हारे डैड गिरे थे वहीं पर मुझे एक रिंग मिली और मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो रिंग तुम्हारी है। तभी मैं उसको अपने हाथ में मौजूद रिंग दिखाते हुए कहने लगी ये रिंग मेरी बिल्कुल भी नहीं है। किसी और की गलती मेरे सर पर थोपने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। एक्चुअली मेरे को पता चल चुका था कि स्टेयर्स में ही उसकी रिंग गिर चुकी है, तभी उसने एक और रिंग जल्दी से मंगवा ली। ये सब जिया ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी मैं वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद वैंग जिया के पास आकर उसे कहने लगा तुम परेशान क्यों होती हो, डॉक्टर्स ने कहा है ना कि माई के डैड अब बिल्कुल ठीक है और वैसे भी उन्हें तो ज्यादा चोट भी नहीं आई। तभी वो कहने लगी एक्चुअली मुझे पता है कि सबके पीछे माई का हाथ है लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ नहीं। वैंग कहता है कि मैं तुम्हारी हर बात पर यकीन करता हूँ और मैं भी जानता हूँ कि इस सबके पीछे माई का हाथ है, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं सारी चीजों की इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जबकि उनकी ये कॉन्वर्सेशन बाहर खड़ी माई सुन चुकी थी। तभी वो मन ही मन में कहने लगी मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा मैं खुद को बचा पाऊंगी, ऐसे लगता है जैसे मैं बहुत जल्द एक्सपोज होने वाली हूँ। मूवी के नेक्स्ट सीन में डॉक्टर्स माई के डैड को डिस्चार्ज कर चुके थे। वो माई की मॉम के साथ हॉस्पिटल के कॉरिडोर में जा रहे थे। तभी उनका सामना जिया और वैंग से हो जाता है। माई की मॉम जिया को उसका नेकलेस वापस करते हुए कहने लगी ये तुमसे गिर गया था, जिस पर जिया उन्हें थैंक्स कहती है। तभी वो उससे कहने लगी कि अगर तुम्हें बुरा न लगे तो क्या मैं तुमसे एक क्वेश्चन कर सकती हूँ, जिस पर जिया कहती है कि जिया पूछ सकती है। माई की मॉम उससे उसके पेरेंट्स के बारे में पूछी है, जिस पर वो कहने लगी कि एक्चुअली मेरे पेरेंट्स की डेथ मेरे बचपन में ही हो चुकी थी और वो वहाँ से चली गई। जिसके बाद माई की मॉम अपने हस्बैंड से कहने लगी ये लड़की मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं इसको देखते ही मेरा मन करता है कि मैं इसको गले लगा लूं। जिस पर उसके हस्बैंड उससे कहते हैं कि इसको गले लगाने की क्या जरूरत है, अगर इतना ही दिल करता है तो अपनी बेटी को गले क्यों नहीं लगा लेती। और इसके जवाब में वो कहने लगी क्योंकि वो मेरी बेटी है ही नहीं। तुम जानते हो जब से वो वापस आई है उसके पास ना तो वो नेकलेस है जो मैंने बचपन में उसे दिया था और ना ही उसके कान पर वो मोल मौजूद है। हाँ अलबत्ता जिया के पास ये दोनों निशानियां जरूर मौजूद हैं। तभी उसके हस्बैंड उससे कहने लगी तुम कैसी बातें कर रही हो, क्या तुम कहना चाहती हो कि माई नहीं बल्कि जिया हमारी बायोलॉजिकल डॉटर है। तो उनका जवाब हाँ था। तभी उनके हस्बैंड उससे कहने लगे तुम किस तरह बच्चों की बातें कर रही हो, इतना बड़ा हॉस्पिटल इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारी बेटी माई के अलावा कोई हो ही नहीं सकती और माई की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर वो वैंग से शादी करना चाहती है तो मैं जबरदस्ती वैंग को उससे शादी करने पर मजबूर कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं जिसके साथ ग्रैंडमा मौजूद थी और वो उनसे कह रही थी कि मैंने कंपनी के 30% शेयर्स तुम्हारे नाम कर दिए हैं और इसके अलावा मैंने काफी सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम कर दी है। जिया उनसे कहने लगी इसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं थी, जिस पर वो कहने लगी कि बिल्कुल जरूरत थी, अब तुम हमारी बहू हो और ये बात पूरे चाइना को पता चलनी चाहिए। इतने में लियो वहाँ आती है जो जिया को उसका गिफ्ट दिखाती है जो जिया को बहुत ज्यादा पसंद आया। तभी वो लियो से कहने लगी तुमने ये एक इंटरनेशनल डिजाइनर से बनवाया है जो कि मैं जानती हूँ काफी एक्सपेंसिव है, तुम्हें बिला वजह की फॉर्मेलिटीज में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। लियो के वहाँ से जाने के बाद जिया को कॉल आती है जिसमें उसको बाहर बुलाया जाता है तो वो वहाँ से चली गई। इतने में वैंग जिया का वेडिंग ड्रेस लाता है लेकिन जिया उसको नजर नहीं आती। तभी वो लियो से जिया के बारे में पूछता है जिस पर वो कहने लगी कि अभी तो यहाँ थी, पता नहीं कहाँ चली गई। वैंग को दाल में कुछ काला महसूस होता है तो वो जल्दी से अपने सिक्योरिटी चीफ को कॉल करते हुए कहने लगा कि जिया नहीं है, तुम उसको ढूंढो, उसको कुछ भी नहीं होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो कि एक होटल रूम में मौजूद थी। उसको याद आता है कि अंदर आते ही किसी ने उसको बेहोश कर दिया था। तभी वो बाहर जाने की कोशिश करती है लेकिन माई के डैड उसका रास्ता रोकते हुए कहने लगे मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन जब तक मेरी बेटी की वैंग से शादी नहीं हो जाती तुम यहाँ से बाहर नहीं जाने वाली। लेकिन जिया एक दफा फिर बाहर जाने की कोशिश करती है तो वो दोबारा से रोकते हुए कहने लगे तुम बिला वजह खुद को थका रही हो। इतने में माई की मॉम भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी जो अपने हस्बैंड से पूछने लगी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे बच्ची को जबरदस्ती यहाँ पर रोकने की कोशिश कर सकते हो जबकि तुम जानते भी हो कि ये गलत है। तभी जिया उनसे कहने लगी प्लीज मुझे जाने दें, आप लोग अच्छे से जानते हैं वैंग को, अगर उसे पता चल गया कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर जबरदस्ती रखा हुआ है तो आप लोगों के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं करेगा। जबकि दूसरी तरफ वैंग जिया को ढूंढ रहा था लेकिन अचानक से वहाँ पर जिया आ जाती है जो कि उसको काफी चेंज लग रही थी। वो पूछने लगा कि ये क्या हुआ, तुम इतनी चेंज क्यों लग रही हो और तुम बातें क्यों नहीं कर रही। जिस पर वो बताती है कि एक्चुअली मैं शादी से पहले रेस्ट करना चाहती हूँ। लियो भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी जो वैंग से कहने लगी ये लड़की इतनी चेंज क्यों लग रही है। जिस पर वैंग बताता है कि एक्चुअली ये थोड़ा रेस्ट करना चाहती है, मुझे लगता है कि हमें इसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो दोनों चले गए। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ पर मौजूद लड़की जिया नहीं बल्कि माई थी। इसे बस अपना प्लान कामयाब होता नजर आ रहा था। तभी वो कहने लगी कि बस एक दफा मेरी शादी हो जाए उसके बाद मैं देखती हूँ कि कौन मुझे मिसेस फू बनने से रोक सकता है। तभी वो अपना फोन मिलाते हुए कहने लगी कि जिया से मेरी जान छुड़वा दो। मूवी आगे बढ़ती है तो हम जिया को देखते हैं जिसे वेट्रेस खाना ला कर देती है और उसे जूस पीने के लिए कहती है। जिस पर जिया कहने लगी कि मुझे जूस नहीं पीना, लेकिन वेट्रेस उसे जबरदस्ती जूस पिलाने की कोशिश करती है। जिया वेट्रेस को पीछे धकेलते हुए जूस नीचे फेंक देती है। गिलास टूटते ही उसको पता चलता है कि एक्चुअली ये जूस टॉक्सिक था। तभी वहाँ पर माई के पेरेंट्स आ जाते हैं।
जिया उनको टॉक्सिक जूस के बारे में बताती है, तभी वो वेट्रेस को थप्पड़ मारते हुए डांटने लगे, जिस पर वेट्रेस उन्हें बताती है कि एक्चुअली ये सब मैंने माई के कहने पर किया था। अपनी लाडली बेटी से उन्हें ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। तभी ये बात सुनते ही उनकी तबीयत खराब होने लगी, जिस पर जिया उनको मेडिसिन देते हुए उनकी तबीयत को संभाल लेती है। संभलने के बाद वो जिया से कहने लगे, प्लीज मुझे गलत मत समझना, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि माई ऐसी लड़की निकलेगी। पता नहीं मेरी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी। माई की मॉम एक दफा फिर उसके कान पर मौजूद मॉल को पॉइंट आउट करते हुए कहने लगी, मेरी एक बेटी थी, जब वो छोटी थी तो उसके कान पर मॉल था, लेकिन अब माई के कान पर वो मॉल मौजूद नहीं है। उनको नरम पड़ता देखकर जिया उनसे कहने लगी कि क्या मुझे आपका फोन मिल सकता है। तभी वो अपना फोन जिया को दे देती है, लेकिन जिया वैंग को कॉल करती इससे पहले ही अनाउंसमेंट सुनाई देती है, जिसमें ब्राइड को वेलकम किया जा रहा था। तभी माई के डैड उसे कहने लगे, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, वैंग की शादी तुम जैसी लड़की से ही होनी चाहिए। सीन शिफ्ट होता है तो हम माई को देखते हैं, जो कि अब वैंग के पास खड़ी थी। तभी वैंग उससे पूछने लगा कि जिया कहाँ पर है, जिस पर वो कहने लगी, ये तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि मैं जिया ही हूँ। तभी वो उसका वेल उतार कर नीचे फेंकते हुए कहने लगा कि तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हो, लेकिन अगर तुम नहीं जानती तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके जिस्म की खुशबू तक पहचान लेते हैं, उसके फिगर्स तक हमें याद हो जाते हैं, और तुम्हें लगता है कि तुम ये छोटा सा वेल पहनकर मुझे बेवकूफ बना लोगी। ऐसा नहीं होता मैडम, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम कब तक लोगों को धोखा देती रहोगी। तुमने सारी जिंदगी लोगों को नीचा दिखाने में और उनको धोखा देने में गुजार दी। जिस पर वो कहने लगी कि हाँ मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ कि आखिर उस जिया में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं उससे ज्यादा खूबसूरत और कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन पता नहीं उसने तुम पर ऐसा क्या जादू कर दिया है कि उसके सामने तुम्हें कोई नजर ही नहीं आता। मुझे समझ नहीं आती कि मेरा प्यार तुम्हें नजर क्यों नहीं आ रहा, मैं कितना प्यार करती हूँ तुमसे। और इतने में जिया भी माई के पेरेंट्स के साथ वहाँ पहुँच चुकी थी, जो आते ही माई से कहने लगी कि तुम इससे नहीं बल्कि इसकी फैमिली के स्टेटस से प्यार करती हो। तुम वैंग के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहती, बस तुम सिर्फ मिसेस वैंग कहलवाना चाहती हो, और यही चीज है जो तुम्हें कभी पीछे हटने नहीं देती। जिया को देखते ही वैंग उसकी तरफ भागकर उसे हक कर लेता है और उसे कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी। तभी जिया कहने लगी कि मैं जानती थी कि मुझे तुम्हारी तक पहुँचना है, और देखो मैं सही टाइम पर पहुँच गई हूँ। जिस पर वैंग उसे कहता है कि यही बात तो मुझे हमेशा तुम पर प्राउड फील करवाती है, मैं जानता था कि तुम जरूर वापस आओगी। इतने में माई अपने पेरेंट्स से कहने लगी कि आप लोगों ने हमेशा की तरह आज भी मुझे धोखा दिया है। मैंने बोला भी था कि इस लड़की को छोड़ना मत, लेकिन आप लोग उसको खुद यहाँ पर लेकर आ गए। इस पर उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए मैं अपनी कजन को धोखा नहीं देना चाहता था, मैं जानता था कि आज उनके ग्रैंडसन की शादी है और वो खुश होंगी। माई जिया से कहने लगी, ऐसा कौन सा जादू है तुम्हारे पास जो हर एक को अपना दीवाना बना देती हो। देखो मेरे पेरेंट्स भी मेरी बजाय तुम्हारी साइड लेते हैं, अपनी सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार ये तुमसे करने लगे हैं। इतने में असिस्टेंट वहाँ पर आकर सबको बताने लगा कि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। वैंग एक्सप्लेन करने लगा कि एक्चुअली मुझे कुछ शक हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना जिया का डीएनए टेस्ट करवाया जाए, और देखे रिपोर्ट्स के मुताबिक यही आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है। जिया कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं एक ऑर्फनेज में पली बड़ी हूँ, मैं इनकी बायोलॉजिकल डॉटर कैसे हो सकती हूँ। जिस पर वैंग कहने लगा कि एक्चुअली इसके पीछे भी माई का ही हाथ था। ग्रैंडमा कहने लगी, मैं जानती थी कि माई वैंग को पसंद करती है, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि ये इस हद तक गिर जाएगी। तभी लियो कहने लगी, लेकिन मुझे इससे यही उम्मीद थी। माई तो अब जैसे पागल ही हो चुकी थी, वो रिपोर्ट्स छीनने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन असिस्टेंट उसे रोकता है। तभी अपने मॉम और डैड से कहने लगी कि आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप लोग किसी की बात पर भी यकीन कर लेंगे। इस पर उसके डैड उसे कहते हैं कि जो कुछ भी तुमने हमारे साथ किया तुमने बहुत गलत किया, मुझे बिल्कुल तुमसे इस चीज की उम्मीद नहीं थी, तुम्हें इतना बड़ा धोखा नहीं देना चाहिए था हमें। जिया के पेरेंट्स उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे कहने लगे कि देखो हमारे होते हुए भी तुमने सारी जिंदगी ऑर्फनेज में गुजारी, जो कुछ भी हुआ उसका हमें बहुत अफसोस है, प्लीज हमें एक्सेप्ट कर लो। लेकिन इतना सब होने के बाद इतनी जल्दी जिया उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं थी। तभी वैंग उसे कहने लगा कि एक्चुअली तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने हमेशा तुम्हें हासिल करने की कोशिश की, लेकिन माई ने उनको हमेशा धोखे में रखा। तुम उनके प्यार को एक्सेप्ट कर लो, ऐसा ना हो कल को तुम्हारी जिंदगी में किसी किस्म का भी रिग्रेट रहे। हमें कभी भी अपनी जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं छोड़ना चाहिए। वैंग की इस बात पर जिया उन्हें मॉम और डैड बुलाते हुए उन्हें हक करके रोने लगी, और वो भी काफी इमोशनल हो चुके थे। मूवी के लास्ट सीन में जिया और वैंग की शादी थी। जिया फ्लावर्स पीछे फेंकती है तो उनको कैच करने वाला कोई और नहीं बल्कि लियो ही थी, जिस पर वो काफी खुश थी, जबकि वैंग और जिया भी बहुत ज्यादा खुश थे। तभी वो एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे, और इसके साथ ही हमारी जबरदस्ती मूवी की एंडिंग हो चुकी थी। लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मजीद ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।